सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। आरव बेहद भाग्यशाली था क्योंकि जिस चोर को उसने अभी मारा था, उसने 10 तांबे के सिक्के और डेन ऑफ थीव्स मास्क गिराया था। इसका मतलब था कि आरव को अब किसी सदस्य को जिंदा पकड़ने और उससे मुखौटा छीनने की अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे आरव का काफी समय और ऊर्जा बची, जिसके लिए वह आभारी था। आरव ने मुखौटा पहन लिया और तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने डेन ऑफ थीव्स मास्क दुर्लभ पहना है। टियर 2 तक की सभी इंस्पेक्शन स्किल्स आपकी पहचान और आंकड़ों को पहचानने में विफल रहेंगे। सिस्टम रिमार्क, काया मुखौटे के पीछे छिपते हैं, असली मर्द दुश्मन के कैंप में घुसते हैं और उन्हें जिंदा दफना देते हैं। आरव ने सिस्टम के ताने को पकड़ अपनी आंखें घुमा ली। अब तक वह सिस्टम की इस बेवजह की बदतमीजी का आदी हो चुका था। धीरे धीरे आरव ने उस चोरों के गांव की ओर वापस जाना शुरू किया जिसे उसने देखा था। वह रास्ते में न खोने का पूरा ध्यान रख रहा था और भागते समय देखे गए मुख्य निशानों को याद करने की कोशिश कर रहा था। आरव आखिरकार गांव पहुंचा और एक गहरी सांस लेकर आत्मविश्वास के साथ गेट के अंदर कदम रखा। 2 लंबे गार्ड गेट पर पहरा दे रहे थे। आरव प्रार्थना कर रहा था कि वे बिना किसी सवाल के उसे अंदर जाने दें, लेकिन यह उसकी केवल एक इच्छा थी। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, एक गार्ड ने भारी आवाज में पूछा, तुम अकेले क्यों लौट रहे हो? तुम्हारा साथी कहाँ है? समय बीत रहा था और आरव को तुरंत जवाब सोचना था। मारे गए चोर से मिले कुछ सिक्के अपनी इन्वेंट्री से निकालते हुए आरव ने कहा, हमने कुछ शिकारियों को लूटने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह मारा गया। वहां कुछ देर के लिए अजीब सन्नाटा छा गया। आरव वहीं खड़ा रहा, किसी और सवाल या अंदर जाने के इशारे का इंतजार करने लगा, लेकिन गार्ड्स ने उसे कोई संकेत नहीं दिया। पूरे 5 मिनट की अजीब खामोशी के बाद उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम्हें हमसे कुछ पूछना है? आरव ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, नहीं। तो फिर अपने रास्ते जाओ, गार्ड ने जवाब दिया। उसे समझ नहीं आया कि आरव इतनी देर तक अनुमति का इंतजार क्यों कर रहा था। आरव तेजी से गांव में दाखिल हुआ। अब उसे अपनी इतनी देर इंतजार करने की बेवकूफ़ी पर शर्म आ रही थी। आत्मविश्वास आरव, थोड़ा और आत्मविश्वास लाओ। अगर कुछ और नहीं तो कम से कम अपनी निकम्मी गर्लफ्रेंड से झूठ बोलना ही सीख लो, आरव ने चोर बाजार में घूमते हुए मन ही मन सोचा। आरव चोर बाजार तक पहुंचना चाहता था क्योंकि उसके सामान को बेचने के लिए ये सबसे सुरक्षित जगह थी। वहां कोई भी विक्रेता की पहचान नहीं पूछता था और चोरों के बीच सम्मान उसे उचित कीमत की गारंटी देता था। आरव चोरों द्वारा बनाए गए इस गांव से प्रभावित था। यहाँ लोहार की दुकान से लेकर पोषण की दुकान और यहाँ तक कि एक छोटा बार रेस्तरां भी था। वहाँ एक नागरिक व्यवस्था थी और हर कोई एक दूसरे से बेहद विनम्रता से बात कर रहा था। गुमनामी का सबसे बड़ा फायदा यह था कि सभी के साथ समान और सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था, क्योंकि कोई भी किसी को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। कोई नहीं जानता था कि मुखौटे के पीछे कौन है। भीड़भाड़ वाले शहर की तुलना में ये रहने और घूमने के लिए बहुत बेहतर जगह थी, और जंगल के बीच होने के कारण यहाँ की हवा भी काफी ताज़ा थी। जैसे ही आरव वहाँ घूम रहा था, उसे शहर के केंद्र में बने एक छोटे मंच से जोरदार आवाज सुनाई दी। ध्यान दे साथियों, एक प्राचीन मीटियोरक गिरने वाली जगह की नई खोज हुई है। हमें उल्कापिंड को खोदने और निकालने के लिए मजदूरों की जरूरत है। इस काम के लिए वेतन 1 चांदी का सिक्का प्रतिदिन तय किया गया है। इच्छुक लोग अभी साइन अप कर सकते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन, अचानक मिला कार्य विवरण, कथित प्राचीन उल्कापिंड स्थल पर खनन कार्य। पुरस्कार 1 चांदी का सिक्का। दिन कार्य अनुबंध 2 दिन 10 दिन तक वैकल्पिक। स्वीकार करें। हाँ। सिस्टम रिमार्क, तुम केवल दिमागहीन मजदूरी के ही लायक हो, इस अवसर पर झपट पड़ो। आरव ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि इस ऑपरेशन में शामिल होना एक अच्छा विचार है। वेतन को छोड़कर यह अन्य चोरों के साथ बातचीत करने और बाजार में सामान बेचने के जोखिमों के बारे में जानने का एक मौका था, जो उसके पास मौजूद कीमती सामान को देखते हुए उपयोगी साबित होता। आरव का मानना था कि अत्यधिक सावधानी जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए उसने कम से कम 2 दिनों के लिए ये कार्य स्वीकार कर लिया। उसने इकट्ठा किए गए सिक्कों से एक मोटल में कमरा लिया और बियर और शाकाहारी करी का भोजन किया, और अगले दिन काम पर जाने से पहले सोने की कोशिश की। अगला दिन मीटियोरक खनन स्थल गांव से लगभग 3 घंटे की पैदल दूरी पर था। आरव समझ गया था कि उसे आज रात जंगल में एक अस्थायी कैंप में रुकना होगा, क्योंकि उसने कई चोरों को अपनी पीठ पर कैंपिंग का सामान ले जाते देखा था।
6 घंटे आने जाने में बर्बाद करना कीमती ऊर्जा की बर्बादी थी। रास्ते में कुछ स्थानीय शिकारियों से सामना हुआ, लेकिन वरिष्ठ चोरों ने उन्हें तेजी से निपटा दिया ताकि कोई सुराग न रहे कि चोरों का संगठन बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन चला रहा है। जब समूह कथित स्थान पर पहुंचा तो आरव ने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। 40 मीटर के घेरे में जली हुई मिट्टी और कोई वनस्पति न होने के अलावा वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि यहाँ सालों पहले कोई उल्कापिंड गिरा था। न कोई बड़ा गड्ढा था, न कोई प्रभाव क्षेत्र, बस 40 मीटर की खाली जगह। चूंकि आरव यहाँ खजाना खोजने नहीं आया था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और केवल उसे दिए गए खुदाई के काम पर ध्यान केंद्रित किया। वह साथ काम करने वाले मजदूरों से छोटी मोटी बातें करने की कोशिश करने लगा। आरव को एक फावड़ा दिया गया था, जबकि कुछ अन्य स्वस्थ दिखने वाले खनिकों को कुदाल दी गई थी। हैरानी की बात थी कि जमीन बहुत सख्त थी, 70% चट्टानें और 30% रेत। ये शारीरिक श्रम निश्चित रूप से कठिन था और कुछ ही मिनटों के काम के बाद आरव समझ गया कि इस काम के लिए एक चांदी का सिक्का बहुत कम है। अगर विकल्प होता तो वह इसे 10 चांदी के लिए भी नहीं करता। हालांकि अधिकांश चोर अपने काम से काम रख रहे थे, लेकिन आखिरकार उसे एक बातूनी खनिक मिल गया जो साथ पाकर खुश था। बड़ी कठिन दुनिया है भाई, ये लोग रहने और 2 वक्त के खाने के लिए 20 तांबे के सिक्के ले लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक आदमी के लिए जीवित रहना मुश्किल है और परिवार पालना तो और भी मुश्किल। वह इतने सारे मुंह भी नहीं खिला सकता और शराब के लिए पैसे भी नहीं बचा सकता। तुम क्या सोचते हो भाई? वह चोर एक आयरिश लहजे में बोला। हाँ भाई, इन दिनों सामान के बदले जो दाम ये देते हैं वो भी पहले से कम है। मुझे संतुष्टि नहीं होती, आरव ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। नहीं भाई, वे तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। हम चोरों के बीच सम्मान होता है, ये कभी मत भूलना। यहाँ तक कि अगर तुम यहाँ एपिक वस्तुएं भी बेचते हो तो वे तुम्हें सही दाम देंगे और एक सवाल भी नहीं पूछेंगे। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। मैंने एक बार एक आदमी को एपिक रेटेड मुर्गी बेचते देखा था, उसे पूरे 700 गोल्ड मिले थे। अगर मेरी ऐसी किस्मत होती तो मैं रिटायर हो जाता, उस आदमी ने कहा। आरव ने इस बात को नोट कर लिया, कम से कम अब तक उसने जो सुना था वह सकारात्मक था। आरव बातें करता रहा और अनजाने में मिट्टी हटाता रहा। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि फरिश्ते अखिल ने उसे जो नियति के 3 टुकड़े दिखाए थे उनमें से एक ठीक इसी समय उसके नीचे दबा हुआ था। 1-11 एक प्राचीन कथा। इससे पहले कि यूनिवर्सल क्वीन ब्रह्मांड के नियमों का संचालन करती, वहां कोई सार्वभौमिक कानून और व्यवस्था नहीं थी। सबसे शक्तिशाली देवता स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्रों पर शासन करते थे। हालांकि तब संघर्ष होते थे, लेकिन कोई बड़े युद्ध नहीं होते थे क्योंकि आमतौर पर कुछ दशकों की लड़ाई के बाद देवता एक दूसरे के साथ शांति समझौता कर लेते थे और युद्ध समाप्त करने के लिए कुछ रियायतें देते थे। वह ब्रह्मांड में एक कानून विहीन लेकिन शांतिपूर्ण समय था। हालांकि सब कुछ तब बदल गया जब ये पता चला कि नश्वर जीवों द्वारा किसी देवता की प्रार्थना करने से उनका कार्मिक मूल्य बढ़ जाता है और ये दिव्य सार प्राप्त करने का एक कुशल तरीका था। ब्रह्मांड में धर्म का जन्म हुआ और देवता अपने उपनिवेशों को लेकर अत्यंत सुरक्षात्मक हो गए। इसका मतलब यह था कि जब पहले से ही क्षेत्रीय रूप से संतृप्त ब्रह्मांड में नए देवताओं का जन्म हुआ तो उनके पास अपने शासन को व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि सभी सचेत ग्रहों पर शक्तिशाली देवताओं का एकाधिकार था। बिना किसी ऐसी प्रजाति के जो उन्हें अपना भगवान और रक्षक मानकर पूजे, उन्हें अन्य देवताओं की तुलना में उतनी तेजी से दिव्य सार प्राप्त नहीं होता था। इसका मतलब था कि वे उन देवताओं की तुलना में हमेशा कमजोर बने रहेंगे जिनके पास बहुत सारे उपनिवेश थे। असंतुष्ट होकर उन्होंने अन्य देवताओं से उनके उपनिवेश चुराना शुरू कर दिया या कभी कभी पूरे उपनिवेश का ही सफाया कर दिया ताकि दूसरा देवता अपना दिव्य सार का स्रोत खो दे। इससे देवता अन्य देवताओं के प्रति संवेदनशील हो गए जो उनके क्षेत्रों में परेशानी पैदा करके उनके विश्वासियों को छीनने की कोशिश करते थे। जल्द ही कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, पूरे ब्रह्मांड में लड़ाई छिड़ गई और एक अराजक युग की शुरुआत हुई। उन 1000 वर्षों में पुराने देवताओं और नए देवताओं के बीच कई भीषण युद्ध लड़े गए। उस महायुद्ध में लाखों देवता और ब्रह्मांड के लगभग 70% जीवन का सफाया हो गया। नश्वर जीवों के तेजी से मरने के कारण देवताओं के पास दिव्य सार की खेती करने का कोई स्रोत नहीं बचा। परिणाम स्वरूप उनकी कुल शक्ति में भारी गिरावट आई, जिससे काउंसिल का जन्म हुआ। काउंसिल ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवताओं का एक समूह था, जिसमें पुराने और नए दोनों तरह के देवता शामिल थे। उन्होंने मिलकर यूनिवर्सल क्वीन को बनाया और सार्वभौमिक नियम स्थापित किए। काउंसिल बहुत शक्तिशाली थी,
लेकिन फिर भी विद्रोही बचे रहे। विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने और यूनिवर्सल क्वीन को ब्रह्मांड की कानून व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने में 1000 साल और लगे। काउंसिल के लौह शासन का विरोध करते हुए मरने वाले विद्रोहियों में से एक अग्निदेव थे, जिन्हें उनके ग्रह क्षेत्र मैग्मा प्लैनेट पर पूरी परिषद की शक्ति द्वारा घात लगाकर घेरा गया था। यह एक क्रूर युद्ध था जहां अग्निदेव ने परिषद के 14 में से 7 सदस्यों को मार डाला। इसे परिषद की सर्वोच्चता पर सबसे विनाशकारी प्रहार कहा जा सकता है। अंततः अपने घावों से हारने के बाद उन्होंने मारे जाने के बजाय खुद को नष्ट करना चुना। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा अपने दिव्य अस्त्र अग्नि अस्त्र में स्थानांतरित कर दिया और उस हथियार को 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, फिर उन टुकड़ों को ब्रह्मांड में बिखेर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यही वह लड़ाई थी जिसने काउंसिल के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि उनकी कमजोर शक्ति का लाभ उठाकर यूनिवर्सल क्वीन उन पर अपना कार्यकारी अधिकार जमाने में सफल रही और वास्तव में ब्रह्मांड की एकमात्र शासक के रूप में शीर्ष पर पहुंची। वर्तमान समय आरव को उम्मीद नहीं थी कि जब वह फावड़े से मिट्टी हटाएगा तो वह किसी धातु से टकराएगा। आसपास चट्टानों को तोड़ने वाली कुदालों की भारी आवाज के कारण किसी और ने ध्यान नहीं दिया कि आरव का फावड़ा धातु से टकराया है। आरव ने इस अवसर का लाभ उठाया और धीरे धीरे उस वस्तु को उजागर करना शुरू किया, बिना किसी को ये भनक लगने दिए कि वह क्या कर रहा है। आरव ने अपने बगल वाले मजदूर की नज़र बचाई ताकि वह देख न सके कि आरव क्या खोज रहा है। वह मिट्टी हटाते समय जितना संभव हो सके उतना सामान्य दिखने का नाटक कर रहा था। अंततः आरव को एक ब्रेसलेट कंगन जैसी संरचना दिखी जो काली और सुनहरी थी और किसी कारण से अत्यंत प्राचीन लग रही थी। ये निश्चित रूप से किसी विशालकाय जीव या असामान्य रूप से बड़े व्यक्ति के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसका आकार आरव की कलाई के बजाय उसकी जांघ के बराबर था। आरव को यह मजेदार लगा क्योंकि यह उस विशाल हथियार के एक हिस्से जैसा दिख रहा था जिसे अखिल ने उसे दर्शन में दिखाया था, हालांकि यह बहुत अधिक धूल भरा और चमकहीन था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे इस जैसी जगह पर इतनी महत्वपूर्ण चीज मिल जाए, आरव ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। आरव ने वस्तु का निरीक्षण करने की कोशिश की लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आई। कुछ देर सोचने के बाद आरव उसे छूने के लिए नीचे झुका और वस्तु के ऊपर से मिट्टी हटाने की कोशिश की। जैसे ही आरव के हाथ ने उस ब्रेसलेट को छुआ, वह सिकुड़ गया और आरव की कलाई पर कस गया। आरव के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। उफ! ब्रेसलेट आरव की बाह के चारों ओर इतनी जोर से कस रहा था कि आरव को लगा कि उसकी हड्डियां अभी पाउडर बन जाएंगी। लेकिन अवांछित ध्यान आकर्षित न करने की चाह में उसने अपनी जबान रोकी और अपना हाथ सामने वाले खनिक की नजरों से छिपा लिया, जो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आरव अभी क्यों चिल्लाया था। आरव की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। उसे पसीना आ रहा था और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसने अपना फावड़ा फेंका और गार्ड के पास जाकर छोटे ब्रेक की अनुमति मांगी। गार्ड ने आरव का पसीना देखा और सोचा कि आरव ने तब तक काम किया है जब तक कि उसकी स्टैमिना खतरनाक स्तर तक नहीं गिर गई। उसने आरव पर दया करते हुए उसे जाने दिया और सौभाग्य से उसका ध्यान आरव के दाहिने हाथ पर बंधे ब्रेसलेट पर नहीं गया। आरव कुछ कदम चला और फिर तेजी से भागने लगा। वह एक विशाल ओक के पेड़ तक पहुंचने में सफल रहा, जिसकी छाया में पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। 12 ये कैसे संभव है? नहीं, मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। मैं उसे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। आरव की नींद उसके सिर के अंदर गूंजती एक अज्ञात आवाज से खुली। होश में आते ही आरव ने सबसे पहले जो महसूस किया वह ये था कि उसे तेज बुखार था। चेक करने पर उसने पाया कि उसकी HP बार खतरनाक लाल स्तर पर थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मांसपेशियां जेली बन गई हों और उनमें कोई ताकत न बची हो। लानत है, आरव ने अपने दांत पीसते हुए सोचा और किसी तरह खड़े होने की ताकत जुटाने की कोशिश की। लानत किसे? लानत है तुम पर, तुम्हारी नस्ल पर लानत, तुम्हारे पूरे परिवार पर लानत, तुम्हारी उस पूरी आकाशगंगा पर लानत जिसने तुम्हारे जैसा बिना कीवी वाला कचरा पैदा किया। मुझे लानत भेजने की हिम्मत मत करना। आरव ने फिर से वह आवाज सुनी और सतर्क होकर आवाज के स्रोत को ढूंढने के लिए चारों ओर देखने लगा। हालांकि आरव ने बहुत ढूंढा लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तभी उसे चिंता होने लगी कि या तो यहाँ कोई भूत है या वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। मैं भूत नहीं हूँ, मैं नोवा हूँ, सर्वशक्तिमान AI, जो तुम्हारे बेवकूफ दिमाग के अंदर बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी सत्ता हूँ जिसे सबसे शक्तिशाली देवता भी अपने निजी सहायक के रूप में पाने की लालसा रखते हैं, और एक ऐसा अस्तित्व जो आमतौर पर तुम्हारे जैसे टीय शून्य कचरे पर दूसरी नज़र डालना भी पसंद नहीं करता।
मेरे पास एक निजी AI है। कैसे? आरव बुदबुदाया, इस स्थिति से पूरी तरह हैरान था। निजी AI एक ऐसी विलासिता थी जो केवल टियर 6 और उससे ऊपर के देवताओं को यूनिवर्सल क्वीन द्वारा उनके राज्याभिषेक पर दी जाती थी। उसके भाई के पास चिट्ठी नाम का निजी AI था, वही AI जो ओमेगा की पूरी ट्यूटोरियल दुनिया चलाता था और खिलाड़ियों के डेटाबेस से लेकर उनके हर काम की निगरानी करता था। सिर्फ इसी संदर्भ से कोई समझ सकता था कि ब्रह्मांड में एक निजी AI कितना शक्तिशाली होता है, और आरव अभी एक से बात कर रहा था, वह भी अपने सिर के अंदर से, जैसे वह AI उससे बंधा हुआ हो। हाँ, मैं रहस्यमय तरीके से तुमसे बंध गया हूँ, क्या तुम विश्वास कर सकते हो? जब मेरे स्वामी महान अग्निदेव की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी इच्छा मुझ पर सौंपते हुए मुझे अपने हथियार के इस हिस्से में रख दिया। उनका उद्देश्य था कि जब कोई योग्य देवता उनके खजाने पर दावा करने आएगा तो मैं खुद को उससे जोड़ लूंगा और काउंसिल के विनाश के कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। पिछले 50 शताब्दियों में 26,000 से अधिक व्यक्तियों ने मुझ पर दावा करने की कोशिश की है। हालांकि मैंने उन सभी को अयोग्य माना और उन्हें क्यूई पॉइजनिंग से मार डाला। मुझ पर दावा करने की कोशिश में 24 टियर 6 देवता, 12,000 से अधिक टियर 5 महारथी और अनगिनत टियर 4 के जीव मारे गए हैं। फिर भी अंत में भाग्य ने मुझे तुम्हारे जैसे मूर्ख टियर 0 के कमजोर से बांध दिया। ये हास्यास्पद है कि किसी की क्यूई 0 कैसे हो सकती है, एक पूर्ण कचरा। तुम जीवित कैसे हो? तुम मेरे स्वामी बनने के योग्य नहीं हो। जिस क्षण तुमने मुझे छुआ मैं तुम्हें मार देना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी नसों में जहरीली क्यूई नहीं भर सकता क्योंकि वे तो पूरी तरह से बंद हैं। तुमने मेरे स्वामी द्वारा बनाई गई जहर की परीक्षा को पार कर लिया और इसलिए मैं तुमसे बंध गया हूँ। लेकिन मैं तुमसे बंधा नहीं रहना चाहता। मुझे आज़ाद करो, मुझे इसी क्षण आज़ाद करो। आरव ने AI की बदबदहत सुनी और महसूस किया कि एक बार फिर उसका बिना क्यूई वाला कचरा होना वास्तव में उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। आरव के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसने अपने उपकरण स्लॉट को चेक करने के लिए सिस्टम स्क्रीन बुलाई। इक्विपमेंट, डेन ऑफ थीव्स मास्क दुर्लभ, एक 3 अग्नि अस्त्र बाउंड बंधा हुआ। आरव उस हथियार की ग्रेड तक नहीं देख पा रहा था जिसे उसने हासिल किया था, जिसका मतलब था कि यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर का था। क्या यही वह अवसर है जो अखिल ने मुझे दिखाया था? आरव ने सोचा। अखिल ने आरव से पूरा अग्नि अस्त्र प्राप्त करने के लिए कहा था और अभी आरव ने उस हथियार का केवल तीसरा हिस्सा प्राप्त किया था। फिर भी यह उसकी नियति को अच्छे के लिए बदलने की दिशा में एक ठोस प्रगति थी। आरव ने अपने गले में लटके हरे पंखों वाले फरिश्ते के हार को पकड़ा और आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम देख रहे हो अखिल? यह उसके लिए एक बड़ा क्षण था, लेकिन नोवा ने इसमें बेरहमी से खलल डाला। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं आत्मा विनाश करना चाहता हूँ, कृपया लग के मुझे खुद को मारने दो, मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। एक उन्नत AI एक टियर 0 के लक्के से बंधा हुआ है। आरव ने त्योरियां चाहते हुए कहा, देखो नोवा, शांत हो जाओ। मैं और तुम एक टीम बन सकते हैं। मुझे अपने बदले के बारे में बताओ और मैं तुम्हें अपने बदले के बारे में बताऊंगा। चलो एक दूसरे का बदला पूरा करने में मदद करते हैं। मेरी मदद करो और मैं बदले में तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूँ। ओह, कितनी हिम्मत है! ये टियर 0 कचरा मेरी मदद करने के लिए कह रहा है। मदद, कोई मेरी मदद करो। लानत है, चिल्लाना बेकार है। एकमात्र गधा जो मुझे सुन सकता है वही ये सिम्प है, नोवा ने कटाक्ष के साथ कहा। ओह, रुको रुको, तुम किसे सिम्प कह रहे हो? मैं आरव राजपूत, महेंद्र राजपूत का बेटा, कभी किसी औरत पर सिम्प नहीं बना। आरव ने गर्व से जवाब दिया। हाँ 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 हाँ, तुम बहुत मजेदार लगते हो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक सिम्प हो। किसी भी रैंडम मंगलवार को उसे एक महंगी घड़ी उपहार में देना सिर्फ इसलिए कि तुम उसका फोन नहीं उठा पाए थे। ये सिम्प व्यवहार है। और ये दिखावा मत करो कि पिछले 7 दिनों में तुमने हर खाली सेकंड में ये कल्पना नहीं की है कि उस फरिश्ते अखिल के सुंदर शरीर के पीछे क्या छिपा है। ओह हाँ, तुम उस पर भी सिम्प करते हो। सच तो यह है कि तुम बहुत सी औरतों पर सिम्प करते हो, यहाँ तक कि। रुको, आरव चिल्लाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी सांस फूलने लगी। उस शापित AI ने उसकी सारी यादें पढ़ ली थी और उनका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा था। वह उस सत्ता से बहस कैसे जीत सकता था जो उसकी यादों को एक खुली फाइल की तरह पढ़ सकती थी। हा 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 हा, नोवा आरव के दिमाग के अंदर पागलों की तरह हंसा। कुछ देर बाद आरव ने उदास आवाज में कहा, क्या हमारे साथ काम करने का कोई तरीका नहीं है?
नोवा ने हंसना बंद कर दिया और काफी देर तक खामोशी रही। उसके बाद उसने जवाब दिया, देखो बच्चे, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारी यादें पाई हैं और मैं तुम्हारे चरित्र की गवाही दे सकता हूँ कि तुम एक नेक व्यक्ति हो। यह एक अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ी समस्या भी है, क्योंकि यह ब्रह्मांड तुम्हारे जैसे अच्छे व्यक्ति के लिए बहुत क्रूर जगह है। उस स्तर तक पहुंचने के लिए जहां मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें बहुत अधिक शातिर और क्रूर बनना होगा। मैं तुम्हें आज कुछ बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो टियर 6 तक पहुंचा है, वह सच्चाई का निर्दोष अवतार नहीं है। हर देवता धूसर है। इसमें तुम्हारा हीरो, तुम्हारा भाई भी शामिल है। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, तुम्हारे पास बहुत महत्वाकांक्षा है। लेकिन अगर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है, तो वह है किलर मेंटेलिटी। टियर 6 तक पहुंचने से पहले तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, और हालांकि मैं तुम्हें उस यात्रा को जल्दी पूरा करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं केवल एक शर्त पर मदद करूंगा। आरव ने अपनी धड़कनें तेज होते महसूस की और उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त? मुझे साबित करो कि तुम्हारे पास वो किलर इंस्टिंक्ट है। मुझे साबित करो कि तुम सही कारणों के लिए गलत काम करने को तैयार हो और जरूरत पड़ने पर अपने हाथ खून से रंग सकते हो। अगर तुम्हें मेरी मदद, मेरा असीम ज्ञान और अग्नि अस्त्र के इस हिस्से की शक्तियों तक पहुंच चाहिए, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक परीक्षा है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। परीक्षा यह है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड दिया की ठंडे खून से हत्या करनी होगी। मैंने तुम्हारी पिछली यादें देखी हैं और मैं जानता हूं कि तुम इस जीवन में उसे अपमानित करना चाहते हो, लेकिन उसने जो अपराध किए हैं, उसकी सही सजा केवल मौत होनी चाहिए। तुम्हारे पिछले जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, उनमें उसका सबसे बड़ा हाथ है। उसे मार डालो और मुझे साबित करो कि तुम अच्छाई को 10 गुना और बदले को 1000 गुना वापस करने की हिम्मत रखते हो। मुझे साबित करो कि तुम्हारे भीतर वह किलर इंस्टिंक्ट है। इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास 2 दिन हैं। मैं किनारे से देखूंगा। 8:13 नोवा ने ये स्पष्ट कर दिया था कि उसका समर्थन पाने के लिए आरव को क्या करना होगा, और उसने इसे पूरा करने के लिए एक समय सीमा भी तय कर दी थी। इसका मतलब था कि आरव को फिलहाल पैसे के लिए अपना सामान बेचने का विचार छोड़ना होगा और पहले नोवा के मिशन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। त्वरित गणना के बाद आरव को एहसास हुआ कि यदि वह कड़ी मेहनत करे, तो वह अभी भी विश्वविद्यालय के प्रवेश के लिए समय पर पहुंच सकता है, लेकिन इससे उसका शेड्यूल निश्चित रूप से तनावपूर्ण हो जाएगा। आरव को पुराने AI द्वारा तैयार की गई ये परीक्षा विशेष रूप से पसंद नहीं आई, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह फरिश्ते अखिल द्वारा उसे दिखाए गए भाग्य का एक हिस्सा था, जिसका अर्थ था कि अपनी नियति बदलने के लिए उसे किसी भी तरह इसकी शक्ति को वश में करना ही होगा। भाग्य मेरे प्रति इतना क्रूर क्यों है? अखिल, मैं कोई कातिल नहीं हूं और न ही बनने की इच्छा रखता हूं, आरव ने हताशा में पूछा। हालांकि वह इस विचार पर ज्यादा देर तक नहीं रुका, क्योंकि अब समय बहुत कीमती था। जल्दी से अपनी सिस्टम स्क्रीन मेनू से चल रहे खनन कार्य को बीच में ही छोड़ दिया। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने हस्ताक्षरित अनुबंध का उल्लंघन किया है और उसे हर्जाने के रूप में 2 चांदी के सिक्के देने होंगे। आरव के पास नकद में 2 चांदी के सिक्के नहीं थे, इसलिए वह अनुबंध उल्लंघन का जुर्माना नहीं भर सका। इसके परिणामस्वरूप अगले 2 दिनों के लिए उसे 50% स्ट्रेंथ डिबफ शक्ति में कमी की सजा दी गई। आरव को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसे अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वह एक छोटा बच्चा हो जो एक वयस्क के शरीर को हिलाने की कोशिश कर रहा हो। उसे अपना ही वजन संभालना भारी पड़ रहा था। मूर्ख आरव, जब तुम एक छोटे बच्चे की तरह कमजोर होगे तो दिया को कैसे मारोगे? इस कमजोर अवस्था में तो वह तुम पर हावी हो जाएगी। आरव ने बिना सोचे समझे कार्य रद्द करने के लिए खुद को कोसा। सिग्मा में 2 चांदी के सिक्के कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन आरव के पास उस समय नकद राशि नहीं थी, भले ही उसकी इन्वेंट्री में लाखों गोल्ड का सामान पड़ा था। आरव ने खुद पर गुस्सा होने के बजाय आगे के काम पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। वापस शहर की ओर जाते हुए आरव ने अपने शरीर पर बहुत जोर डाला। उसे लॉग आउट करने के लिए सेफ जोन में पहुंचना जरूरी था, क्योंकि टियर 0 पर वाइल्ड जोन में लॉग आउट करने की अनुमति नहीं थी। वह 16 घंटे की एक बेहद थका देने वाली पैदल यात्रा थी। जंगल में आते समय उसने मुर्गों से बदला लिया था, लेकिन वापस जाते समय उसे उनसे बचकर निकलना पड़ा ताकि वह सुरक्षित क्षेत्र के बाहर किसी दुखद मौत का शिकार न हो जाए। सिग्मा में ब्रह्मांड को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: सेफ जोन्स, वाइल्ड जोन्स और बैटल जोन्स। 1. सेफ जोन
ये यूनिवर्सल क्वीन द्वारा शासित क्षेत्र थे और इनके चारों ओर एक सोल बैरियर आत्मा कवच होता था। यहाँ मौत होने पर न तो कोई सामान गिरता था और न ही अनुभव EXP की हानि होती थी। यहाँ पुनर्जीवन मुफ्त और सटीक होता था। 2. वाइल्ड जोन। यहाँ यूनिवर्सल क्वीन का सीधा अधिकार नहीं था। यहाँ भी सोल बैरियर होता था, लेकिन मौत होने पर पुनर्जीवन के लिए शुल्क देना पड़ता था और सामान गिरने या EXP कम होने की संभावना रहती थी। 3. बैटल जोन। निजी ग्रह, स्पेस स्टेशन और वह सब जो सिग्मा के बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं था, उसे बैटल जोन माना जाता था। यहाँ मौत असली और स्थायी थी। यदि कोई जादू को पुनर्जीवित कर भी दे तो व्यक्ति अपनी यादें और व्यक्तित्व खो देता था। किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 बार ही पुनर्जीवित किया जा सकता था। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह था जहां कोई सोल बैरियर नहीं था, जिसका अर्थ था कि वहां फिलहाल पुनर्जीवन जादू असंभव था। 16 घंटे की थका देने वाली यात्रा के बाद आरव सेफ जोन पहुंचा। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने सेफ जोन ब्लैक लेक सिटी में प्रवेश किया है। सिस्टम रिमार्क, इतनी जल्दी वापस आ गए, डरपोक मुर्गे। अंदर पहुंचते ही आरव ने जादुई शब्द कहे, लॉग आउट ऑफ सिग्मा। अंतरिक्ष आरव के चारों ओर मुड़ने लगा और उसे वापस पृथ्वी पर भेज दिया गया। जैसे ही वह लौटा, उसे परिचित नोटिफिकेशन सुनाई दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने बैटल जोन ग्रह H2047 पृथ्वी में प्रवेश किया है। नोट, इस ग्रह पर मृत्यु स्थायी होगी। सिस्टम रिमार्क, वैसे तो तुम ब्रह्मांड पर एक बोझ हो, पर फिर भी कोशिश करना कि मरो नहीं। आरव पृथ्वी पर वापस आ गया था, उम्मीद से कहीं जल्दी, लेकिन अपने बदले के लिए तैयार। आरव का शरीर कांपने लगा जब वह अपने कमरे में शांति से बैठकर गंभीरता से यह सोचने लगा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड की ठंडे खून से हत्या कैसे करेगा। हालांकि आरव ने पहले भी मारकाट की थी, लेकिन वह केवल युद्ध के दौरान की गई लड़ाई थी और वहां लोग दोबारा जीवित हो जाते थे। आरव ने असल जिंदगी में कभी किसी की जान नहीं ली थी। उसके मन में उसे लगा था कि वह अपनी मानसिकता पर ज्यादा असर पड़े बिना ये कर लेगा, लेकिन वह गलत था। पिछले 2 घंटों में उसने 3 बार उल्टियां की जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड का गला घोंटने या उसे चाकू मारने की योजना के बारे में सोचा। नोवा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने एक इंसान को मारने के विचार मात्र से बच्चे की इस दयनीय स्थिति को देखकर गहरी सांस ली। नोवा को आरव में इसी बात का डर था, वह उन जगहों पर बहुत नेक था जहां वास्तव में क्रूरता की जरूरत थी। उसके पास वह किल इंस्टिंक्ट नहीं थी जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ब्रह्मांड की व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए। नोवा जानता था कि यह परीक्षा आरव के लिए क्रूर है, लेकिन अनुभव ये भी जानता था कि आरव के भीतर के बचपने को मारने के लिए और उसे एक ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए जो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्यों का पीछा कर सके, यह जरूरी था। आरव को एहसास हुआ कि वह असल में कितना कमजोर है जब उसने सावधानीपूर्वक ये योजना बनाई कि वह पुलिस के सामने अपनी बेगुनाही का नाटक कैसे करेगा। वह अपने मन में ऐसे परिदृश्य बना रहा था जहां वह खुद पुलिस को फोन करेगा और दोषारोपण का खेल खेलकर खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करेगा। ये सब हास्यास्पद था। दुनिया पहले से ही शक्तिशाली की जीत वाले जंगल जैसी थी। उसके पास जब चाहे सिग्मा में भाग जाने की सुविधा थी और पृथ्वी पर अभी तक अंतरिक्ष आधारित कोई जेल नहीं थी, इसलिए पृथ्वी की कानून व्यवस्था उसे अपराध करने और बच निकलने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि इस तथ्य को जानने के बावजूद आरव का मन उस अपराध के विचार से कचोट रहा था जिसे उसने बचपन से ही सबसे गलत काम के रूप में देखा था। ये पृथ्वी की परवरिश का असर था जिसने आरव को ऐसे जटिल भावों का अनुभव कराया, क्योंकि उसे उन नैतिक मूल्यों के साथ पाला गया था जो हत्या को महापाप मानते थे। यदि उसका जन्म ग्रह H2044 या H2012 पर हुआ होता, तो वह पानी पीने जितनी आसानी से हत्या कर देता, क्योंकि उन ग्रहों पर सबसे बड़ा सामाजिक अपराध सार्वजनिक अपमान था। वहां के लोग अपमानित होने के बजाय मरना पसंद करते थे। नोवा ने ऐसे कई विचित्र संसार देखे थे और वह जानता था कि ब्रह्मांड में सही और गलत जैसा कुछ स्थायी नहीं होता। ब्रह्मांड में शक्ति ही सब कुछ थी। एक देवता द्वारा पूरे ग्रह का विनाश करने पर यूनिवर्सल क्वीन अपनी नज़र तक नहीं घुमाती थी, लेकिन एक टिया शून्य के व्यक्ति द्वारा सिस्टम अनुबंध तोड़ने पर उसका क्रोध भड़क जाता था। इस पाखंड को अच्छी तरह समझते हुए नोवा जानता था कि इस ब्रह्मांड में ऊपर उठने के लिए एक व्यक्ति को अपने केंद्र में चट्टान की तरह ठोस होना होगा। घंटों की योजना के बाद आरव ने अंततः दिया को मारने के लिए एक स्वादहीन और गंधहीन जहर खरीदने का फैसला किया। ऑनलाइन क्रिप्टो का उपयोग करते हुए आरव ने डार्क वेब पर रेवेनाजुडियम खरीदने के लिए लेन देन किया। ये दवा सभी ब्लड थिनर्स खून पतला करने वाली दवा का बाप थी,
जिसकी 100 लीटर पानी में एक बूंद ही घोड़े को एक घूंट में मारने के लिए काफ़ी थी। यह एक दर्दनाक मौत थी। रक्त वाहिकाएं फैलती जाती थीं और दिल तेजी से खून पंप करता रहता था, जब तक कि ब्लड प्रेशर 270 के उच्च स्तर तक न पहुंच जाए। उसके बाद एक एक करके धमनियां और नसें फटने लगती थीं, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते थे। यह मरने का एक बहुत कष्टकारी तरीका था, लेकिन हत्यारे के हाथों को साफ रखने में मददगार था। कुछ घंटों बाद आरव को अपने दरवाजे पर एक भूरे रंग के बैग में 1 मिलीलीटर रेविनाजोडियम की शीशी मिली। आरव ने अपने दाहिने हाथ से शीशी को और बाएं हाथ से अपने गले के हार को जोर से जकड़ लिया। उसने इस हत्या की योजना को अंजाम देने का संकल्प किया, ये तय करते हुए कि पिछले जीवन में उसके दिया के अपराध मौत की सजा के लायक थे। आरव ने अपने सेलफोन पर उसका नंबर डायल किया। ट्रिंग ट्रिंग, देखो तो आखिर किसे मेरी याद आई। कैसी हो बेबी? फोन के दूसरी तरफ से एक चुलबुली आवाज आई। आरव ने अपनी नफरत को बाहर आने से बड़ी मुश्किल से रोका। ठीक हूँ बेबी, चलो आज साथ में डिनर करते हैं, आरव ने जितना संभव हो सका शांति से कहा, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी सांसें पहले से ही काफी तेज और उखड़ी हुई थी। ठीक है, मेरे यहाँ या तुम्हारे यहाँ? दिया ने पूछा। तुम्हारे यहाँ रात 9 बजे, तब मिलते हैं, आरव ने जवाब दिया और कॉल काट दिया। 8:14। आरव ने काली पैंट और काली राउंड नेक टी शर्ट पहनी थी। उसने गहरे रंग के कपड़े इसलिए चुने थे ताकि अगर गलती से खून के धब्बे लगे तो वे छिप जाएं। दिया के घर जाते समय वह कैमरों से अपना चेहरा छिपाने के लिए सिर झुकाकर चल रहा था। दिया के घर पहुंचकर आरव ने एक गहरी सांस ली और घंटी बजाने से पहले अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजा ली। आरव, तुम बहुत शानदार लग रहे हो, तुम पर काला रंग बहुत जचता है, दिया ने उसे देखते हुए चमककर कहा। सच तो ये था कि आरव का शरीर एथलेटिक था और चेहरा सुंदर, इसलिए पूरी काली पोशाक उसे वह बैड बॉय लुक दे रही थी जो लड़कियों को आकर्षित करता है। तुम भी, आरव ने कहा। उसने अपनी मुस्कान को टूटने नहीं दिया और दिया के गाल पर एक छोटा सा चुंबन लिया। दोनों अंदर गए। दिया ने हमेशा की तरह फ्लर्ट करना और आरव की चापलूसी करना शुरू कर दिया। आरव के दिल में जटिल भावनाएं उठ रही थीं। दिया को देखकर यह यकीन करना मुश्किल था कि यह वही औरत है जिसने पिछले जीवन में पहला मौका मिलते ही उसे एक बेहतर आदमी के लिए छोड़ दिया था। जिस तरह से वह अपनी आंखों में चमक लिए आरव को चिढ़ा रही थी, कोई भी यही सोचता कि वह आरव के प्यार में पागल है। दिया बदबदाती रही और आरव खामोशी से बैठा रहा। उसे ये देखकर घृणा हो रही थी कि इंसान किस हद तक छल कर सकता है। दिया का धोखा इतना उन्नत था कि उसके सामने मायावी सक्यूबस भी शर्मा जाएं। आरव की नजरें कमरे में घूमने लगीं। पिछले जीवन में वह केवल दिया पर ध्यान देता था, लेकिन इस बार उसे वह सब दिख रहा था जिसके लिए वह पहले अंधा था। कमरे के कोने में कूड़ेदान में गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता ठूंसा हुआ था। चूंकि वह गुलदस्ता आरव ने नहीं दिया था, तो निश्चित रूप से वह किसी और का था। दीवार पर एक लकड़ी की घड़ी थी जो क्यूई से चलती थी। इसकी कीमत मॉर्निंग स्टार मार्केट में कम से कम 2 चांदी के सिक्के रही होगी। सिग्मा को खुले अभी कुछ ही दिन हुए थे और इतनी जल्दी किसी का उसे यह घड़ी उपहार में देने का मतलब था कि दिया के संपर्क पुराने और गहरे थे। आरव, आरव, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? दिया ने मुंह बनाते हुए पूछा। आरव हकीकत में वापस आया। ओह हाँ प्रिय, मैं बस तुम्हारी दीवार घड़ी देख रहा था। ये क्यूई से चलती लगती है। मैंने सिग्मा के बाजार में ऐसी ही एक देखी थी। क्या इत्तेफाक है ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने देखा कि दिया का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दिया आरव के चेहरे को पढ़ रही थी कि कहीं उसे शक तो नहीं हो गया, लेकिन आरव पहले की तरह ही अनजान लग रहा था। ओह हाँ, मैंने इसे पास की दुकान से $5000 में खरीदा है। दिया ने घबराहट में झूठ बोला और विषय बदलने की कोशिश की। क्या बात है? और जो की दुकान से 5000 तो बहुत सस्ती है। रुको, मैं उसे अभी फोन करता हूँ। मेरे भाई को अपने ऑफिस के लिए ऐसी ही घड़ी चाहिए होगी, आरव ने नकली उत्साह के साथ कहा। ये सुनकर दिया के हाथ पांव फूल गए। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाली ही ले जाओ, दिया ने कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। अब आरव को उसके धोखे का पूरा यकीन हो गया था। उसे अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। सच तो ये था कि वह बिना क्यूई वाला कचरा बनने से बहुत पहले से ही उसे धोखा दे रही थी। पिछले जन्म में आरव सोचता था कि उसकी कम योग्यता के कारण दिया उसे छोड़ गई, पर अब उसे पता था कि वह बस एक धोखेबाज औरत थी। तुम्हारी दयालुता के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारे अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर देता हूँ, आरव ने बात खत्म करते हुए कहा और अपना मोबाइल निकाल लिया।
दया ने राहत की सांस ली और खाना गर्म करने का बहाना बनाकर किचन में चली गई। आरव ने वाइन तैयार करने में उसकी मदद करने का फैसला किया। दया ने खाना परोसा और आरव ने रेड वाइन के 2 गिलास डाले। उसने अपने गिलास से एक घूंट लिया और दया के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों टेबल पर बैठ गए। वे वाइन पीते हुए सिग्मा के बारे में बातें करने लगे। जिस क्षण दया ने पहला घूंट लिया, आरव ने अपनी घड़ी में 5 मिनट का टाइमर शुरू कर दिया। उसे पता था कि उसके द्वारा मिलाया गया जहर खून में मिलने और असर दिखाने में इतना ही समय लेगा। पहले 3 मिनट तक वह सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही 3 मिनट पूरे हुए, आरव अचानक अपनी कुर्सी से उठा और कमरे के कोने में रखे कूड़ेदान से वह फूलों का गुलदस्ता निकाल लिया। दया के चेहरे पर खौफ छा गया। आरव ने गुलदस्ते पर लगे टैग को पढ़ना शुरू किया। प्रिय दया, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हो। जब से हमारी वह पहली रात बीती है, मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। उम्मीद है तुम मुझे नहीं भूलोगी। प्यार के साथ, मोहित लंबा। आरव ने दया की ओर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और वह धीरे धीरे हंसने लगा। मोहित लंबा, सच में बेबी, वह कम से कम 56-57 साल का होगा, है ना? उसकी बेटी तुमसे 1 साल छोटी है। आरव, वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। वह आदमी मुझे परेशान कर रहा है। मैंने उसके दिए फूल कूड़े में फेंक दिए। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आज की शाम खराब नहीं करना चाहती थी, दया ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा। वह बहुत ही मासूम और बेचारी दिखने की कोशिश कर रही थी। एक घड़ी जिसकी कीमत सिग्मा में 2 चांदी के सिक्के है। वो 2 चांदी जो मैं 3 दिन खेल कर भी नहीं कमा पाया, वो किसी ने तुम्हें गिफ्ट की। जरूर वो कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा, आरव ने हाथ में पकड़ी की हुई घड़ी को देखते हुए कहा। दया के पास अब कोई जवाब नहीं था। आरव ने अपनी घड़ी देखी। टाइमर 4:22 दिखा रहा था। केवल 38 सेकंड बचे थे। दया, तुमने बहुत लंबे समय तक मुझे बेवकूफ़ बनाया है। मैं मूर्ख था जो तुम्हारे जैसी औरत के लिए अपने परिवार से लग गया। हमारे पूरे रिश्ते के दौरान तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरे साथ होने का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें ऊंचे सामाजिक हलकों तक पहुंच मिल सके। मैं अंधा था, मेरा इस्तेमाल किया गया, मेरी भावनाओं के साथ खेला गया और तुम मजे करती रही। ठीक है, ये सब हो गया, लेकिन आज फैसले का दिन है। अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आरव की बातें सुनकर दया हक्का बक्का रह गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उसके चारों ओर ढह रही है। आरव ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। वह लंबे समय से आरव को धोखा दे रही थी। हालांकि उसने पूरी सावधानी बरती थी कि आरव को उसकी गुप्त जिंदगी के बारे में पता न चले, क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य आरव ही था, जबकि बाकी पुरुष केवल त्वरित लाभ पाने का जरिया थे। दया ने उठकर आरव के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जेली बन गए हैं। उसने अपना संतुलन खो दिया और डाइनिंग टेबल के किनारे से उसका सिर जा टकराया। उसके सिर से खून की एक पतली धार बहने लगी। उसने महसूस किया कि उसके सीने के अंदर दिल की धड़कन, जो आरव द्वारा पोल खोले जाने पर तेज हुई थी, अब और तेज होती जा रही थी। उसके जीवन में पहली बार उसके दिल की मांसपेशियां इतनी तेजी से खून पंप करने के कारण दर्द कर रही थी। पानी, पानी, आरव प्लीज पानी, दया जमीन पर लौटते हुए बुदबुदाई। आरव डाइनिंग टेबल के पास गया, एक गिलास पानी भरा और जमीन पर पड़ी दया के पास पहुंचा। दया ने पानी के गिलास की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन आरव ने गिलास उसकी पहुंच से दूर खींच लिया। दया की आंखें सदमे से फटी रह गईं। उसे अंततः अपनी स्थिति की वास्तविकता और अपनी मृत्यु की अनिवार्यता समझ में आ गई। गुस्सा, विश्वासघात, नफरत और लाचारी ने उसके दिमाग को जकड़ लिया। अब उसकी नाक और कानों से खून टपकने लगा था। उसका खून इतना पतला हो चुका था कि होश खोने में अब बस कुछ ही पल बचे थे। क्यों? दया ने कमजोरी से पूछा। उसकी खून से सनी आंखें आरव के चेहरे को घूर रही थीं। हालांकि आरव अडिग रहा। इस पानी के गिलास में जहर का काट है दया। अगर तुम इसे अभी पी लो, तो तुम अपनी जान बचा सकती हो। मैं तुम्हें ये गिलास दूं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारी बातों को सच मानता हूं या नहीं। इसलिए आज झूठ न बोलने की पूरी कोशिश करना। बताओ दया, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करती थी? और मेरे साथ रहते हुए तुमने कितने मर्दों के साथ धोखा किया? आरव ने गिलास में काट होने के बारे में सफेद झूठ बोला था, लेकिन यह समझकर कि इस स्थिति में सारा नियंत्रण उसके हाथ में है, वह अपने अधिकार का पूरा फायदा उठाना चाहता था। दया हकलाने लगी और बोलने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अपनी जान दांव पर लगी देख उसने सच उगल दिया। नहीं, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम मेरी पहली पसंद भी नहीं थे।
मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ तुम्हारे भाई अर्जुन राजपूत के करीब आने के लिए की थी, लेकिन तुम्हारा भाई अपनी पत्नी के प्यार में इतना पागल था कि मेरा कोई मौका नहीं बना। तभी तुमने चमकना शुरू किया और तुम्हें तुम्हारे भाई से भी बेहतर संभावना के रूप में देखा जाने लगा, इसीलिए मैं तुमसे चिपकी रही। पैसे के लिए, प्रसिद्धि के लिए और शक्ति के लिए, प्यार के लिए नहीं। तुम मेरे सामने एक बच्चे की तरह हो और चिड़चिड़े हो, तुम्हें तो मुझे ठीक से सुख देना भी नहीं आता, इसलिए जाहिर है मैं समय समय पर अनुभवी मर्दों को ढूंढती थी। हमारे रिश्ते की शुरुआत से ही मैं 17 अलग अलग मर्दों के साथ रही हूँ और वे सभी बिस्तर पर तुमसे बेहतर थे। लो, मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए तुम साइको कमीने, अब मुझे दवा दो। आरव ने जवाब सुना और उसके अंदर कुछ टूट गया। उसे अपने दिमाग में अर्जुन की आवाज गूंजती सुनाई दी, जो कह रहा था, भूलना मत आरव, तुम अंदर से अच्छे इंसान हो। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक आंसू निकल आया, लेकिन जब आरव ने दोबारा आंखें खोली तो उनमें कोई डर या संदेह नहीं था, बल्कि सिर्फ एक तीखी ठंडक थी। दिया की आंखों में आंखें डालकर आरव ने सारा पानी उसके चेहरे के ठीक सामने फर्श पर उंडेल दिया, जिससे उसकी जीवित रहने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। नर्क में मिलते हैं कुतिया, आरव ने कहा। पानी फर्श पर गिरते देख दिया जोर जोर से चीखने लगी, जैसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। उसने पागलों की तरह कुत्ते की तरह फर्श से पानी चाटा, लेकिन उस पानी में कभी कोई काट था ही नहीं, वह सब एक झांसा था। कुछ ही क्षणों बाद मस्तिष्क में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण वह बेहोश हो गई। उसके शरीर के सभी छिद्रों से पसीने की तरह खून निकलने लगा और वह खून के एक बड़े फूले हुए गोले में बदल गई, जैसे कोई बिना स्पेससूट के अंतरिक्ष में चला गया हो। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने बैटल जोन में एक इंसान की हत्या की है। आप लाइट फैक्शन प्रकाश गुट के क्षेत्र में हैं, इसलिए इस हत्या के लिए कोई EXP नहीं दिया जाएगा। आपका संरेखण न्यूट्रल से बदलकर लॉफुल ईविल हो गया है। आपके बदले हुए स्वभाव के कारण आप पूरे ब्रह्मांड में पुलिस अधिकारियों के साथ मुश्किल में पड़ सकते हैं। सिस्टम रिमार्क, एक सचमुच नीच इंसान द्वारा की गई एक सचमुच नीच हत्या। इसे जारी रखो, तुम अंततः अपने असली स्वभाव को स्वीकार कर रहे हो। सिस्टम नोटिफिकेशन ने आरव को सूचित किया कि दिया आखिरकार मर चुकी है। आरव के होठों से एक गहरी सांस निकली। आज उसने ठंडे खून से एक इंसान की हत्या की थी और अजीब बात यह थी कि यह उतना भयानक नहीं लगा जितना उसने सोचा था। अपने मन की स्थिति की जांच करने पर आरव ने पाया कि वह अजीब तरह से शांत और स्थिर था, जैसे उसके सीने से कोई बोझ हट गया हो। तुमने अच्छा किया बच्चे। नोवा आरव की मानसिक स्थिरता से प्रभावित था। तुमने आज एक कठिन चुनाव किया, लेकिन तुम उस पर टिके रहे और काम पूरा किया। वादे के मुताबिक मैं अब सौदे का अपना हिस्सा निभाऊंगा और आगे की यात्रा में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे उपयोग के लिए अग्नि अस्त्र के इस हिस्से की शक्ति को अनलॉक करूंगा। तुम मुझे अब से दादाजी नोवा बुला सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरा पोता बनना ही तुम्हारे लिए उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का सबसे अच्छा मौका है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अब तुम्हारे पास एक कातिल की धार है और इसका जश्न मनाने के लिए यहाँ तुम्हारे पुरस्कार हैं। एप 16, ये रहे वे पुरस्कार जो तुमने कमाए हैं, नोवा ने कहा। जैसे ही उसने आरव के हाथ पर बंधे अग्नि अस्त्र ब्रेसलेट की पाबंदियों को खोलना शुरू किया, आरव के पूरे शरीर में एक भयानक जलन फैल गई, मानो उसकी नसों में खून की जगह खौलता हुआ लावा बह रहा हो। अग्नि अस्त्र सूर्य के समान चमकीले नारंगी रंग में चमकने लगा। उससे निकलने वाली तीव्र गर्मी आरव की कलाई की हड्डियों को पिघलाने लगी और उस हथियार की दिव्य धातु आरव की बाह की हड्डी की जगह लेने लगी। आरव इस प्रक्रिया के दौरान उस दर्द से गुजर रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगर नोवा ने उसे जबरदस्ती होश में न रखा होता तो वह अब तक कई बार बेहोश हो चुका होता। आरव दर्द से कराहता रहा और चीखता रहा, लेकिन उसने खुद को मानसिक रूप से टूटने नहीं दिया और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से उस पीड़ा को सहा। अनंतकाल जैसी लगने वाली क्रूर यातना के बाद जलन का एहसास कम होने लगा। आरव ने देखा कि उस धात्विक कंकाल वाली बाह के चारों ओर उसकी प्राकृतिक त्वचा फिर से उगाई है और कुछ ही सेकंड में वह हाथ बिल्कुल सामान्य दिखने लगा। फ्यूजन पूरा हो गया था और आरव को अपने नए हथियार के बारे में एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक नोवा नामक सत्ता की मान्यता प्राप्त कर ली है और अग्नि अस्त्र के इस हिस्से की शक्तियों को अनलॉक कर लिया है। पुरस्कार 1-3 अग्नि अस्त्र सेमी डिवाइन बाउंड, प्राचीन काल में अग्निदेव द्वारा उपयोग किए गए दिव्य हथियार का एक हिस्सा। विशेषताएं, इस हथियार के अंदर फायरबॉल, फायर ब्लास्ट, इन्फर्नो और फायरवॉल जैसे मंत्र स्थायी रूप से संग्रहित हैं, जिन्हें उपयोगकर्ता की खर्च किए बिना उपयोग किया जा सकता है। नोट, प्रतिदिन उपयोग की सीमा
फायरबॉल 1000 बार, फायर ब्लास्ट 10 बार, फायरवॉल 10 बार, इन्फर्नो 3 बार। मंत्रों का शक्ति स्तर, शुरुआती प्रशिक्षण और महारत के साथ इसमें सुधार हो सकता है। किसी भी अग्नि आधारित हमलों को 1000% की शक्ति प्रदान करता है। सभी अग्नि मंत्रों को सीखने की जटिलता को 90% तक कम करता है। आप अब अपने वर्तमान टियर से 3 टियर ऊपर तक के सभी अग्नि आधारित हमलों से सुरक्षित हैं। सिस्टम रिमार्क, तुम्हारे जैसी चींटी के लिए यह वाकई में छप्पर फाड़ लॉटरी है। अग्नि अस्त्र की विशेषताओं को पका आरव दंग रह गया। ये केवल 1/3 हिस्सा होने के बावजूद अर्ध दिव्य श्रेणी का हथियार था। बिना क्यूई खर्च किए जादुई मंत्रों का उपयोग करना और अपने से 3 टियर अधिक शक्तिशाली दुश्मनों की आग से सुरक्षित रहना, यह उसकी कल्पना से भी परे था। अंततः इस हथियार की मदद से वह 2 जन्मों में पहली बार स्पेल्स का उपयोग कर सकता था। नोवा ने कहा, मैंने एक प्राचीन तकनीक से इस हथियार को तुम्हारी त्वचा के नीचे गहराई में समा दिया है, जो इसे अधिकांश इंस्पेक्शन स्पेल्स से छिपाए रखेगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यही लगेगा कि तुम खुद अग्नि मंत्रों का उपयोग कर रहे हो। तुम्हें एक मेज टाइप जादू का माना जाएगा जो अग्नि जादू में विशेषज्ञ है। जब तुम अग्नि अस्त्र के भीतर संग्रहित किसी मंत्र का आह्वान करोगे, तो वह तुम्हारी दाहिनी हथेली से प्रकट होगा, मानो तुमने ही उसे कास्ट किया हो, भले ही तुम्हारे जैसे बिना क्यूई वाले कचरे के लिए यह असंभव हो। ये तुम्हें ब्रह्मांड में एक झूठी पहचान बनाने में मदद करेगा और तुम्हें उस अपमान से बचाएगा जिसका सामना तुमने पिछले जीवन में किया था। अगर तुम क्यूई का एक छोटा सा हिस्सा भी उपयोग कर पाते, तो अग्नि अस्त्र उसकी शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देता और एक साधारण फायरबॉल टियर 3 के विनाशकारी गोले में बदल जाता। अफसोस, तुम्हारी बंद क्यूई नसों के कारण यह संभव नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ किया है, लड़के। मैंने हथियार को छिपा दिया है ताकि तुम ईर्ष्यालु नजरों से बच सको। मैंने तुम्हें अग्नि मंत्र देने के काबिल बना दिया है ताकि दुनिया तुम्हारा मजाक न उड़ा सके। अब इन उपहारों का उपयोग तुम कैसे करते हो, ये तुम पर निर्भर है। नोवा गर्व से बोला। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने एक फायरबॉल मंत्र का उपयोग किया और दिया के कूड़ेदान में रखे उन फूलों के गुलदस्ते को जलाकर राख कर दिया। ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आरव के लिए एक अकेला मंत्र चला पाना ही दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव था। इस छोटी सी क्रिया से उसे जो खुशी मिली, उसने उसके दिमाग को इतना सुन्न कर दिया कि वह एक पागलों की तरह हंसने लगा। अपने मन में दादाजी नोवा का बार बार शुक्रिया अदा करते हुए आरव ने शपथ ली कि वह उन्हें निराश नहीं करेगा और एक दिन इतना शक्तिशाली बनेगा कि नोवा के मिशन को पूरा कर सके। नोवा के निर्देश पर आरव ने अपनी मृत गर्लफ्रेंड के शरीर को जलाकर राख कर दिया, जिससे उसके घर के अंदर आज किए गए अपराध का कोई निशान नहीं बचा, सिवाय फर्श के एक जले हुए हिस्से के। आज आरव ने अपनी किस्मत बदलने की यात्रा में एक बड़ी छलांग लगाई थी। उसने एक ऐसे हथियार के साथ खुद को जोड़ लिया था जो देवताओं का उपकरण था। भले ही वह उसकी असली ताकत का एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन एक बिना क्यूई वाले कचरे के लिए क्यूई इस्तेमाल करने का भ्रम भी उसके दिल में कभी न बुझने वाली आग जलाने के लिए काफी था। इस खुशी के मौके पर आरव ने अपने हरे लॉकेट को पका और सोचा कि क्या अखिल उसे आगे बढ़ते हुए देख रहा है। नोवा ने आरव के व्यक्तित्व और यादों का गहराई से विश्लेषण किया और उसे एक बात समझ में आई, इस बच्चे में एकाग्रता और किसी एक योजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी थी। नोवा ने अक्सर देखा कि आरव किसी प्रोजेक्ट को शुरू करता, उसके हर कदम का नक्शा बनाता, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं करता क्योंकि बीच में हमेशा कोई न कोई बाधा आ जाती थी। यह एक बड़ी समस्या थी जिसे नोवा को ठीक करना था, क्योंकि उसका कठिन काम आरव को वर्तमान लक्ष्य पर केंद्रित रखना था। फिलहाल आरव का लक्ष्य अकादमी में दाखिला लेना था, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे और पैसे के लिए उसे अपनी इन्वेंट्री में मौजूद सामान को बेचना था। सदियों तक सभ्यता से दूर रहने के कारण नोवा को आधुनिक व्यापार की जो भी समझ थी, वह आरव की यादों से मिली थी। फिर भी वह समझ गया था कि गुमनाम रहकर सामान बेचने की आरव की रणनीति पूरी तरह गलत थी। टियर 0 के वातावरण में किसी बड़े खिलाड़ी का ध्यान आकर्षित किए बिना इतना बड़ा माल ठिकाने लगाना असंभव था। इसीलिए आरव की यादों के हर कोने को खंगालने के बाद नोवा को एक ऐसे कॉन्टैक्ट में समाधान मिला जिसे आरव ने पिछले जीवन में कभी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया था। वर्तमान में पृथ्वी पर जहां आरव का बड़ा भाई अर्जुन राजनीतिक और सैन्य महाशक्ति था, वहीं सिंगला इंटरनेशनल ग्रुप आर्थिक शक्ति का केंद्र था। सिंगला इंटरनेशनल ग्रुप वही था जिसने अर्जुन के शुरुआती दिनों में उसके गिल्ड में निवेश किया था। वर्षों से इसके संस्थापक गौतम सिंगला और अर्जुन की साझेदारी एक गहरी भाईचारे में बदल गई थी।
गौतम सिंगला न केवल पृथ्वी के सबसे सफल व्यवसायी थे, बल्कि उनकी पत्नी एक रूसी माफिया डॉन थी। उनका बेटा, जो आरव की उम्र का था, आरव के पिछले जीवन की यादों के अनुसार वैश्विक बाजार का एक बहुत ही होनहार व्यापारी था। इस जीवन में जून की सिग्मा अभी शुरू ही हुआ था, उसने अभी तक बड़ी सफलता हासिल नहीं की थी। नोवा को लगा कि आरव के लिए एक आजीवन साझेदारी बनाने का यही सही मौका है। रोहित सिंगला, गौतम सिंगला का बेटा, आरव का बचपन का दोस्त था। पिछले जीवन में आरव इतना अभिमानी था कि उसने कभी रोहित सिंगला से मदद नहीं मांगी। नोवा चाहता था कि आरव अपना सामान रोहित सिंगला को दे और जल्दी साझेदारी कर ले, भले ही इसके लिए उसे 10% कमीशन देना पड़े। ये बिना मुसीबत मोल लिए माल बेचने का सबसे अच्छा तरीका था। रोहित सिंगला न केवल अपने पिता के जरिए व्यापार जगत में जुड़ा था, बल्कि अपनी मां के गुंडों के कारण बहुत शक्तिशाली भी था। वह एक बेहतरीन व्यापारी था जो आरव के लक्ष्यों के लिए जरूरी धन का प्रबंध कर सकता था। आरव की एक अच्छी खूबी यह थी कि वह सुझावों और सलाहों के लिए तैयार रहता था। उसने दादाजी नोवाक की बुद्धिमानी भरी बातों को पूरा सम्मान दिया। हालांकि वह किसी बाहरी व्यक्ति को 10% पैसा देने में हिचकिचा रहा था, लेकिन काफी विचार विमर्श के बाद उसने मुलाकात करने का फैसला किया। उसने अपनी असली पहचान के बजाय एक उपनाम का उपयोग करना चुना। आरव ने एक गुमनाम मैसेजिंग सेवा का उपयोग करके रोहित सिंगला को ब्लैकलेक सिटी के एक निश्चित रेस्तरां में जीवन के सबसे बड़े सौदे के लिए मिलने का संदेश भेजा। वह वहां डेन ऑफ थीव्स, चोरों की गुफा, मुखौटा पहनकर अपनी पहचान छिपाए हुए उसका इंतजार करने लगा। आरव को अंदाजा नहीं था कि रोहित सिंगला आएगा या नहीं, लेकिन जब वह ठीक समय पर पहुंचा तो आरव ने राहत की सांस ली। आरव ने मिलने के लिए एक संकुचित इंडियन शैली का रेस्तरां चुना था जहां गोबलिन के खून में पका हुआ सफेद ऑक्टोपस का मांस मिलता था। यह एक बेहद बदबूदार व्यंजन था, लेकिन इसका स्वाद इतना लाजवाब था कि पूरे ब्रह्मांड में इसके कई प्रशंसक थे। रोहित सिंगला के चारों ओर एक डरावना और प्रभावशाली ओरम थी। वह सुगठित शरीर वाला था और उसकी आंखों में एक किल लुक था। उसके व्यवहार से स्पष्ट था कि इस तरह बुलाए जाने पर वह काफी गुस्से में था, लेकिन वह सामने वाले के प्रस्ताव को समझने तक शिष्टाचार बनाए हुए था। क्रिश्चियन आरव के सामने बैठ गया और सीधे उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे उसे आरव के मास्क से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। उसने आरव की पहचान पाने के लिए एक इंस्पेक्शन स्पेल चलाया, लेकिन मास्क ने उसे ब्लॉक कर दिया। तुम्हें मेरा गुप्त नंबर किसने दिया? मुझे याद नहीं आता कि डैन ऑफ थीव्स संगठन से मेरा कोई संबंध है। मेरा नंबर मेरी सबसे सुरक्षित संपत्तियों में से एक है। अगर तुम मुझे बताओगे कि यह तुम्हें किसने लीक किया, तो मैं तुम्हें अभी 10 गोल्ड कॉइन दूंगा और जाने दूंगा। अगर नहीं बताया तो दुआ करो कि तुम्हारा प्रस्ताव अच्छा हो, वरना तुम मारे जाओगे। रोहित सिंगला ने ठंडे स्वर में कहा। आरव ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह सिर्फ डराने की तकनीक है। सेफ जोन में होने के कारण किसी में उसे सरेआम मारने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आरव की सोच गलत थी। जब आरव ने 15 सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया, तो रोहित सिंगला ने 2 बार चुप की बजाय अचानक पूरे रेस्तरां के सामान्य दिखने वाले ग्राहक और यहां तक कि दुकान का मालिक भी खड़ा हो गया और उन्होंने आरव की ओर हथियार तान दिए। रोहित सिंगला ने कहा, मैंने ये जगह आज सुबह ही खरीदी है। इसके लिए मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन मैंने किया। यहाँ ये सभी लोग भी मेरे लिए काम करते हैं। मैंने इन्हें भाड़े के सैनिकों के रूप में रखा है और वे सुबह से ग्राहक होने का नाटक करते हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे हल्के में मत लो चोर, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ और मैं वह नहीं हूँ जिससे तुम उलझ सको। आरव अब रोहित सिंगला से प्रभावित था। उसने अपने बचपन के दोस्त का ये क्रूर रूप कभी नहीं देखा था। वह वास्तव में एक माफिया डॉन का बेटा होने के लायक था। लेकिन आरव खुद अर्जुन राजपूत का भाई था और ऐसी छोटी मोटी हरकतों से डरने वाला नहीं था। अपने मास्क के निचले हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाते हुए आरव ने ऑक्टोपस करी का एक घूंट लिया और शांत आवाज में कहा, क्या तुम डार्क गोल्ड और एपिक रेटेड सामान थोक में बेच सकते हो? ये सवाल सुनते ही रोहित सिंगला सन्न रह गया। अब तक वह ब्लैकलेक सिटी में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसे सिल्वर रेटेड सामान की भनक तक नहीं लगी थी। डार्क गोल्ड या एपिक तो दूर की बात थी। उसका व्यवहार तुरंत 180 डिग्री बदल गया और उसने हैरान होकर पूछा, माफ करना, क्या कहा? -17 माफ करना, क्या कहा? रोहित सिंगला ने आरव के मुंह से निकले शब्द सुनकर पूरी तरह हैरान होते हुए पूछा। आरव ने अपना गला साफ किया और कहा, क्यों न मैं तुम्हें 3000 डार्क गोल्ड रेटेड ब्लू स्पॉट फूल, 3000 डार्क गोल्ड रेटेड रेड स्पॉट फूल और 1000 एपिक रेटेड फोई ग्रा बेचूं।
रेस्तरां का तापमान जैसे कुछ डिग्री गिर गया। रसोई के हाथ से चाकू छूट गया जब उसने एपिक्रेटेड फोई ग्रास का नाम सुना। वह खुद इस रेस्तरां में फोई ग्रास पकाता था, लेकिन आपूर्ति कम होने के कारण वह केवल कॉमन साधारण ग्रेड का ही माल बेच पाता था। अपने पूरे जीवन में उसने केवल एक बार ब्रोंज रेटेड फोई ग्रास पकाया था, वह भी तब जब वह ब्लैक लेक सिटी के नंबर 1 गिल्ड के मास्टर के लिए खाना बना रहा था। एक एपिक रेटेड फोई ग्रास की बाजार कीमत लगभग 600 गोल्ड कॉइन थी। तुलना के लिए ये पूरा रेस्तरां साल भर में केवल 4000 गोल्ड का मुनाफा कमाता था। आरव का 1000 ऐसे कीमती सामान रखने का दावा इतना अविश्वसनीय था कि अगर यह सच मान लिया जाता तो वह पूरी सड़क खरीदकर इस शहर का एक अमीर युवा लॉर्ड बन सकता था। रोहित सिंगला ने आरव के दावों पर विचार किया, लेकिन उसका आक्रामक व्यवहार अब काफी शांत हो गया था। ये स्पष्ट था कि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सौदा हो सकता था, जोखिम भरा लेकिन जीवन बदल देने वाला। सिग्मा की दुनिया में कुलीन वर्ग और अल्केमिस्ट से संबंध बनाना बहुत जरूरी था। अल्केमिस्ट्स को ब्लू स्पॉट और रेड स्पॉट जैसे फूलों की जरूरत थी, जबकि कुलीनों को फोई ग्रास जैसे उत्तम व्यंजनों की। रोहित सिंगला उत्साहित था, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा और कहा, तुम्हारी बात पर भरोसा करने के लिए मुझे नमूने देखने होंगे। क्या तुम्हारे पास नमूने हैं? तुमने मछली को कांटे में फंसा लिया है बच्चे, अब सावधानी से उसे अपनी ओर खींचो, दादाजी नोवा ने आरव के सिर के अंदर कहा। आरव की मुस्कान मास्क के पीछे और चौड़ी हो गई। उसने अपनी इन्वेंट्री से प्रत्येक सामग्री की एक एक मात्रा निकाली। जैसे ही औषधीय जड़ी बूटियां हवा के संपर्क में आईं, पूरे रेस्तरां में खुशबू का विस्फोट हुआ, जिसने खाना पकाने की गंध को पूरी तरह दबा दिया। सबने उन फूलों पर इंस्पेक्शन स्पेल चलाया। जब उन्हें पता चला कि वे वास्तव में डार्क गोल्ड गुणवत्ता के हैं, तो सबके मुंह से चीख निकल गई। एक अकेला डार्क गोल्ड ब्लू स्पॉट फूल 700 गोल्ड का था और आरव के पास 3000 थे। सबकी नजरें मेज पर ही टिकी थीं, लेकिन आरव ने जल्दी से सामान वापस ले लिया और फिर शो के राजा एपिक रेटेड फोई ग्रास को बाहर निकाला। यह मांस कोमल गुलाबी रंग का था और इतना उत्तम दिख रहा था कि उसे देखकर ही लग रहा था कि यह मक्खन की तरह कट जाएगा और इसके रसीले रस छलक उठेंगे। कई लोग अनजाने में उसकी ओर बढ़े, पर आरव ने उसे वापस इन्वेंट्री में डाल दिया। रोहित सिंगला अब पूरी तरह खामोश था। अब जब दूसरे पक्ष ने अकाट्य साक्ष्यों के साथ अपनी बात साबित कर दी थी, तो गेंद उसके पाले में थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मॉर्निंग स्टार जैसे टियर 0 ग्रह पर उसे इतने कीमती सामानों का डील मिलेगा। ये सौदा उसके लिए बड़े खिलाड़ियों की लीग में शामिल होने का टिकट था। अपने आर्थिक सलाहकार के साथ आधे घंटे की गहन चर्चा के बाद वह आरव की ओर मुड़ा और एक सरल सवाल पूछा, आखिर तुम हो कौन? आरव ने सोचा कि रोहित को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि यह उसका बचपन का दोस्त आरव है, लेकिन उसने चतुराई से इस सवाल को टाल दिया और कहा, मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता। सवाल यह है कि क्या तुम्हें ये सामान चाहिए या नहीं। रोहित आरव का मुखौटा नहीं भेद सका, इसलिए उसने सीधे व्यापार की बात शुरू की। उसने मेज पर ही पेन से हिसाब लिखना शुरू किया। फोई ग्रास एपिक की बाजार कीमत 620 गोल्ड है। मैं तुम्हें 1000 यूनिट के लिए 560 के भाव से 5,60,000 गोल्ड दूंगा। ब्लू स्पॉट फूल डार्क गोल्ड की कीमत 96 गोल्ड है। मैं तुम्हें 80 के भाव से 3000 यूनिट के 2,40,000 गोल्ड दूंगा। रेड स्पॉट फूल की कीमत लगभग 83.5 गोल्ड है। मैं तुम्हें 69 के भाव से 3000 यूनिट के 2,07,000 गोल्ड दूंगा। कुल बिल मूल्य 10,07,000 गोल्ड होता है। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। 10 लाख गोल्ड वह राशि थी जिसे ब्रह्मांड की 99.9% आबादी कभी एक साथ नहीं देख पाती। ये ठीक वही राशि थी जो आरव को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए चाहिए थी, 10 लाख, और यह उससे 7,000 गोल्ड अधिक थी। रोहित सिंगला का लाभ भी इस सौदे में बहुत ज्यादा था, लगभग 10% से अधिक, जो सामान्य कमीशन से अधिक था। इससे पहले कि आरव आपत्ति करता, रोहित ने सफाई दी, मुझे पता है कि मेरा मुनाफा ज्यादा है, लेकिन मुझे इस सौदे के लिए कई प्रभावशाली लोगों को रिश्वत देनी होगी और कमीशन बांटना होगा। लेकिन अगर तुम ये सौदा करते हो तो तुम्हें रोहित सिंगला जैसा एक सहयोगी मिलेगा। इसे दोस्ती की कीमत समझो। आरव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। रोहित ने मुस्कुराते हुए अपने स्टाफ को यूनिवर्सल क्वीन का अनुबंध तैयार करने का इशारा किया। मैं समझता हूं कि तुम्हें अपनी गोपनीयता प्रिय है, इसीलिए यह मास्क। मुझे ये भी पता है कि तुम डैन ऑफ थीव्स के कोई साधारण चोर नहीं हो, क्योंकि उस संगठन के पास इतना बड़ा माल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि तुम किसी चोर की लाश से यह मास्क छीनने में सक्षम योद्धा हो। चिंता मत करो,
मैं तुम्हारी पहचान नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे कोई नाम दे दो, भले ही कोई उपनाम, तो भविष्य में मुझे पता रहेगा कि मैं किसके साथ सौदा कर रहा हूँ। आरव ने हाथ मिलाते हुए दृढ़ता से कहा, मुझे रावण रावण कहकर बुलाओ। आरव ने अनुबंध की शर्तों को ध्यान से पढ़ा और कोई खामी न पाकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए। रोहित सिंगला ने पैसे जुटाने के लिए 3 दिन का समय मांगा था, लेकिन वह कानूनी रूप से अधिकतम 5 दिनों के भीतर 10,60,000 गोल्ड देने के लिए बाध्य था। अब आरव के लिए ये केवल इंतजार का खेल था। अगर कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश अब लगभग पक्का था। एप 18 अपने एडमिशन की फीस का इंतजाम करना आरव के लिए केवल शुरुआत थी। महीने के अंत में दाखिले की आखिरी तारीख थी और फीस का हिस्सा लगभग सुलझ जाने के बाद भी आरव को अभी बहुत कुछ करना बाकी था। ट्यूटोरियल गेम ओमेगा के विपरीत, जहां खिलाड़ियों के लेवल 0 पर शुरू करने के समय दुनिया काफी हद तक अनछुई थी, जिसके कारण शुरुआत में जीवन में एक बार मिलने वाले कई अवसर मौजूद थे। सिग्मा लंबे समय से अस्तित्व में था। इसका मतलब था कि ज्यादातर अनूठे और भाग्य बदल देने वाले अवसरों को खिलाड़ियों ने सालों पहले ही लपक लिया था। इसलिए जब किसी को ऐसा कोई अवसर मिलता तो वह घास के ढेर में सुई खोजने जैसा होता और अपने भाग्य को बदलने का एक सच्चा ईश्वरीय अवसर होता। आरव के पिछले जीवन की यादों के अनुसार ऐसा ही एक अवसर आज ब्लैक लेक सिटी में आने वाला था और आरव इसका पूरा फायदा उठाने का इरादा रखता था। ब्लैक लेक सिटी का मेयर जीवन की देवी सागर के हिंसक गुट से संबंधित एक प्रभावशाली खिलाड़ी था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो ब्लैक लेक सिटी पर बहुत ही ढीले ढाले कानूनों के साथ शासन करता था। इसके बावजूद मेयर वैम्पायर जाति के लोगों के प्रति बहुत कठोर था, क्योंकि उनके प्रति उसके मन में पुराना पूर्वाग्रह था। कई साल पहले एक वैम्पायर ने उसकी पत्नी को भोजन के लिए मार डाला था। चूंकि सिग्मा सभी जातियों के प्रवेश के लिए एक स्वतंत्र दुनिया थी, वैम्पायर ब्लैक लेक सिटी की सड़कों पर घूमते तो थे, लेकिन पुलिस बल अक्सर उन्हें परेशान करता था और उन अपराधों के लिए पूछताछ करता था जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। इससे मेयर के प्रति वैम्पायरों में असंतोष बढ़ता गया। आज सदी की एक निर्णायक घटना होने वाली थी। वैम्पायरों का एक छोटा समूह मेयर के घर पर हमला करने और उसकी बेटी को मारने वाला था। पिछले जीवन में हमले के दौरान बीच में आग लग गई थी और पासमेमनी नाम का एक खिलाड़ी जो वहां से गुजर रहा था, मदद के लिए घर के अंदर घुस गया था। वह ठीक समय पर मेयर को निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए पहुंच गया था। मेयर तो बच गया पर उसकी बेटी मर गई, जिसके बाद मेयर ने गुस्से में दोषियों के कत्लेआम का आदेश दिया और उनके सिर पर इनाम रख दिया। हालांकि 2 दिन बाद जब खबर आई कि दोषियों को भाड़े के सैनिकों ने मार दिया है, तो देवी सागर के उस हिंसक भक्त ने आत्मग्लानि में अपनी जान ले ली। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी जान बचाने वाले खिलाड़ी पासमेमनी को शहर का नया मेयर घोषित कर दिया। इस तरह एक खिलाड़ी को ब्लैक लेक सिटी जैसे महत्वपूर्ण आधार की कमान विरासत में मिली और परिणामस्वरूप उसे बहुत अधिक राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव प्राप्त हुआ। ये वाकई एक अप्रत्याशित घटना थी और कई लोग पासमेमनी के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करते थे। हालांकि अगर आरव की योजना सफल रही तो इस बार वह भाग्य उसका होगा। मेयर का घर शहर के आलीशान इलाके में था। ये स्पष्ट रूप से अमीरों की बस्ती थी, क्योंकि वहां पुलिस का पहरा काफी सघन था, सड़कें बहुत चौड़ी थी और शहर की सामान्य भीड़भाड़ वहां काफी कम थी। मेयर के घर के गेट के बाहर अभी भी 7 या 1 गार्ड खड़े थे और 9 अन्य दीवारों के अंदर खड़े होकर बगीचे में गश्त कर रहे थे। यह उन सभी के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी जो हवेली में अवैध रूप से प्रवेश करने का इरादा रखते थे। आरव मन ही मन हंसा। जैसे ही हमला शुरू होगा, ये सभी गार्ड अपनी पोस्ट छोड़कर हवेली के अंदर भागेंगे, जिससे आरव को मुख्य द्वार से ही अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। आरव लापरवाही से चलते हुए हीरो बनने के सही मौके का इंतजार करने लगा। इस बीच वैम्पायर कल स्थानीय अधिकारियों ने 7 वैम्पायरों को हिरासत में लिया और पुलिस पूछताछ में उन अपराधों के लिए बेरहमी से पीटा जो उन्होंने किए ही नहीं थे। भाई मनीष की आज चिकित्सा केंद्र में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। आज हम भाई मनीष के लिए हमला करेंगे, आज हम बदले के लिए हमला करेंगे और आज हम न्याय के लिए हमला करेंगे। मेयर ने इस शहर में वैम्पायरों को बहुत लंबे समय तक अपमानित और प्रताड़ित किया है, अब उसके भुगतान का समय आ गया है। एक शक्तिशाली स्त्री स्वर ने कहा। उसकी लाल आंखें कातिलाना इरादे उगल रही थी। वह समूह की नेता और वहां मौजूद सभी वैम्पायरों में सबसे शक्तिशाली लग रही थी। उसके व्यक्तित्व में एक स्वाभाविक करिश्मा था जो आमतौर पर केवल कुलीनों में पाया जाता है। जैसे ही सूरज 75 डिग्री पर पहुंचेगा और गार्ड अपनी शिफ्ट बदलेंगे, हम हमला करेंगे। वह केवल 5 मिनट का एक छोटा सा मौका है।
हमारे सूत्रों के अनुसार मेयर अपनी बेटी के आने वाले 10वें जन्मदिन की तैयारी में मदद करने के लिए पूरे दिन इमारत के अंदर ही है। ये सबसे अच्छा मौका है। हम अंदर जाएंगे, गार्डों को खत्म करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मेयर मरने से पहले इन लाल आंखों में गहराई से देखे जिनसे वह इतनी नफरत करता है, और तभी हम उसके दिल में खंजर उतारेंगे। कोई सवाल नहीं राजकुमारी माया, कोई सवाल नहीं, अधीनस्थों ने एक स्वर में उत्तर दिया। हवेली के बाहर आरव आग और हंगामे के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। हवेली के 3 बेचैन चक्कर लगाने के बाद आखिरकार उसे सैनिकों के घबराने और हथियारों के टकराने की आवाज सुनाई दी, जिससे संकेत मिला कि लड़ाई छिड़ चुकी है। आरव के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने खुद को हवेली के करीब तैनात किया ताकि आग की पहली लपट दिखते ही वह अंदर दौड़ सके। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और रगों में एड्रेनालिन दौड़ने लगा। वह खुद को पूरी तरह जीवित महसूस कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह मिशन सफल रहा तो उसे वह लाभ होगा जिसकी एक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। पुनर्जन्म के ज्ञान का उपयोग करने का नशा उसे चढ़ने लगा था। एक एक करके गार्ड हवेली के अंदर भागने लगे। अंततः गेट पर खड़े गार्ड भी हमलावरों के खिलाफ सैनिकों की मदद करने के लिए अंदर चले गए और गेट बिना किसी सुरक्षा के रह गया। आरव ने लावारिस गेट की ओर देखा और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। आरव आग के संकेतों का इंतजार कर ही रहा था कि उसने पैसमेमनी नाम के खिलाड़ी को हवेली की ओर दौड़ते देखा। आरव ने शहर के उस पूर्व मेयर को देखा और उसे चिढ़ महसूस हुई। इस बार यह मेरा मौका है, आरव ने सोचा और उसके दिमाग में एक दुष्ट विचार आया। चुपके से एक फायरबॉल चलाते हुए आरव ने उसे पैसमेमनी के पैरों के पास जमीन पर निशाना बनाया ताकि सेफ जोन के भीतर सिस्टम उसे हमलावर न माने। अंदर की लड़ाई में मशगूल होने के कारण उस खिलाड़ी का ध्यान नहीं गया और उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली। आग आग आग, आरव ने चिल्लाते हुए उसकी ओर इशारा किया। वह खिलाड़ी चौंक गया और अपनी आग बुझाने के लिए पागलों की तरह यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। आरव ने उसे बंदर की तरह नाचते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ठीक समय पर हवेली के अंदर से भी आग की लपटें साफ दिखाई देने लगी और इमारत के पूर्वी हिस्से से काला धुआं उठने लगा। आरव ने लात मारकर गेट खोला और सीधे आग की ओर दौड़ लगा दी। दादाजी नोवा, क्या इतनी भयानक आग मुझे नुकसान पहुंचाएगी? आरव ने नोवा से पूछा कि क्या अग्नि अस्त्र से प्राप्त फायर इम्यूनिटी इतनी तीव्र आग पर भी लागू होती है। उसे आश्वासन मिला कि ऐसी आग उसे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकती। अपनी सुरक्षा पर भरोसा करते हुए आरव जलती हुई इमारत के बीच से बिना किसी परवाह के निकल गया। जब लपटें उसके कपड़ों तक को नहीं जला पाईं, तो उसका डर पूरी तरह खत्म हो गया। ऊपर मेयर के कमरे की ओर जाते समय आरव ने कई सैनिकों को दर्द से कराहते देखा, लेकिन वह किसी की मदद के लिए नहीं रुका। 2 सैनिकों ने उसे दुश्मन समझकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वे आग के बीच से नहीं निकल सकते थे, इसलिए उन्हें पीछा छोड़ना पड़ा। ऊपर के कमरे तक पहुंचने में आरव को पूरे 5 मिनट लगे। वह किसी भी सैनिक से लड़े बिना वहां पहुंच गया था। वह किसी भी वैम्पायर को मारने और मेयर को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसकी योजना सरल थी। 1. वैम्पायरों पर फायरबॉल की बौछार करना। 2. मेयर और हमलावरों के बीच एक फायरवॉल बनाना और उसे भरोसा दिलाना कि वह उसे बचाने आया है। 3. फायर ब्लास्ट का उपयोग करके वैम्पायर बॉस को मारना और हीरो बन जाना। लेकिन जैसे ही उसने मेयर के कमरे में प्रवेश किया, जो दृश्य उसने देखा उसने उसके खून को 1 सेकंड में ठंडा कर दिया। एक छोटी बच्ची, जिसकी उम्र मुश्किल से 10-11 साल होगी, उसका पेट चीरा हुआ था और उसकी आंख में खंजर घुसा हुआ था। उस बच्ची के चारों ओर करीब 7 वैम्पायर मृत पड़े थे। उनके शरीर सूखे हुए किशमिश की तरह सिकुड़ गए थे और उनसे भयानक बदबू आ रही थी। पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। ये किसी हॉरर फिल्म के दृश्य जैसा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा विभत्स। सावधान आरव, इन वैम्पायरों को प्रतिबंधित ब्लैक मैजिक से मारा गया है। दादाजी नोवा चिल्लाए। वे इस शापित जादू को अच्छी तरह जानते थे। तभी आरव शांत हुआ और ठंडे दिमाग से स्थिति का जायजा लिया। उसे बाथरूम की ओर जाने वाले खून के पदचिन्ह मिले। आरव सावधानी से बाथरूम के अंदर गया, जहां उसने देखा कि मेयर अपने ही खून के तालाब में बैठा है और एक महिला वैम्पायर ने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा रखे हैं। जैसे ही उस वैम्पायर ने आरव को देखा, उसने खून पीना बंद कर दिया और अपने दांत दिखाकर उसे डराने लगी। ये वो क्षण होना चाहिए था जब आरव उस पर फायरबॉल चलाता और मेयर की जान बचाकर हीरो बनता। लेकिन उसे जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। कातिलाना लाल आंखों से उसे घूरने वाली वह वैम्पायर वही थी जिसे अखिल ने उसे बचाने के लिए कहा था। वही अंबर रंग की आंखें, वही गहरे भूरे बाल और वही अडिग व्यक्तित्व।
हे भगवान, नहीं, 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 आरव ने सोचा, जबकि माया उसे घूर रही थी। अधमरी हालत में मेयर ने आरव की ओर देखकर धीरे से फुसफुसाया, मुझे बचा लो। उसकी मरती हुई आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। आरव को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। वह एक असंभव स्थिति में था और उसे एक असंभव निर्णय लेना था। लेकिन अपने रक्षक अखिल पर पूरा भरोसा करते हुए आरव ने एक सहज चुनाव किया। मेयर की ओर फायरबॉल दागते हुए आरव ने उस बेचारे बुए को मार डाला। मरने के बाद भी मेयर की फटी आंखें हैरानी से आरव को ही घूर रही थीं। सिस्टम रिमार्क, लॉफुल ईवल नहीं, तुम तो शुद्ध ईवल, दुष्ट हो। यह अध्याय आरव के लिए एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सबक है। अपनी भावनाओं और हीरो बनने की चाहत में उसने एक ऐसी गलती की जिसने उसे भारी नुकसान पहुंचाया। यहाँ अध्याय 24 आरव की गलती का हिंदी अनुवाद है। एप 19 माया अपने सामने खड़े उस अजीब इंसान को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या समझे। वह इंसान मेयर का कोई कर्मचारी नहीं लग रहा था। उसने आम लोगों जैसे कपड़े पहने थे और डेन ऑफ थीव्स का मुखौटा लगा रखा था। शायद वह कोई मामूली चोर था, लेकिन किसी मामूली चोर के पास फायरबॉल मंत्र पर वैसी महारत नहीं होती जैसी इसके पास थी, और न ही किसी मामूली चोर में मेयर को मारने की हिम्मत होती। तो अब सवाल ये था कि वह कौन था और क्या चाहता था। माया को खुद आज जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा था जब उसने हवेली पर हमला किया और उसे पता चला कि देवी सागर का अहिंसक अनुयायी मेयर असल में एक शैतान का उपासक था। उसकी बेटी इतनी कम उम्र में काले जादू का अभ्यास कर रही थी। मेयर वैम्पायरों का शिकार किसी पुराने पारिवारिक झगड़े की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि उसे अपनी बेटी के काले जादू के लिए उनका शक्तिशाली खून चाहिए था। शुरुआत में माया का इरादा मेयर की बेटी को मारने का नहीं था, लेकिन जब सच सामने आया तो उसे अपनी और अपने साथियों की जान की बाजी लगाकर भी ये लड़ाई लड़नी पड़ी। वह एक राजकुमारी थी और उसे ऐसे खतरों वाली जिंदगी नहीं जीनी चाहिए थी। लेकिन जब उसके एक कबीले वाले ने उसके पिता के दरबार में वैम्पायरों के साथ होने वाले व्यवहार की शिकायत की, तो उसने चुपके से इस मिशन को अंजाम दिया। उसके पिता पहले मामले की जांच करना चाहते थे, लेकिन माया को तुरंत न्याय चाहिए था। उसकी युवावस्था और गर्म खून वाले गुस्से ने उसे बिना सोचे समझे इस जोखिम भरे ऑपरेशन को करने के लिए उकसाया, और अब वह दुश्मन के इलाके के बीचों बीच फंसी हुई थी, जहां से जीवित निकलने की उम्मीद बहुत कम थी। तुम कौन हो, क्या चाहते हो? माया ने आरव से पूछा। उसकी आवाज फटी हुई थी और होंठ कांप रहे थे। एक दोस्त जो तुम्हें भागने में मदद करने आया है, आरव ने कहा। उसके अपने हाथ भी डर से कांप रहे थे। माया बहुत सुंदर थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन खून से लथपथ और नुकीले दांतों वाली महिला आरव को आकर्षक नहीं बल्कि बहुत डरावनी लग रही थी। मेरा कोई इंसान दोस्त नहीं है, माया ने कहा। उसे आरव के इरादों पर शक हुआ और उसने दर्द के बावजूद अपनी खंजर निकाल लिए और लेने की मुद्रा में आ गई। माया चोटिल और पस्त थी, लेकिन वह अपनी सहनशक्ति के बल पर खड़ी थी और दुश्मन को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस महिला को अपनी बेगुनाही कैसे समझाए। वह ये नहीं कह सकता था कि एक दिव्य फरिश्ते ने उसे बचाने के लिए कहा है। फिर भी उसने वही कहा। तुम शायद मेरा यकीन न करो, लेकिन एक दिव्य फरिश्ते ने मुझे एक सपने में तुम्हें बचाने के लिए कहा था। मैं यहाँ मेयर को मारने नहीं आया था, लेकिन क्योंकि तुम उसे मारना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। आरव ने अपने हाथ हवा में उठाते हुए कहा, माया को यकीन दिलाने के लिए कि वह निर्दोष है। दुर्भाग्य से आरव किसी परियों की कहानी में नहीं, बल्कि हकीकत में जी रहा था, और हकीकत में उसकी कहानी पूरी तरह बकवास लग रही थी। इसलिए माया ने मौका मिलते ही उसके सीने में दोनों खंजर घोंप दिए। मूर्ख, दादाजी नोवा ने आह भरी। लानत है, आरव ने कोसा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 35 HP सिस्टम नोटिफिकेशन, आपकी HP 0 हो गई है, आपकी मृत्यु हो गई है। आपको एक सेफ जोन के भीतर वैम्पायर खिलाड़ी माया द्वारा मारा गया है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा आपकी मृत्यु की जांच की जाएगी। त्रुटि, आप एक वांछित अपराधी हैं, इसलिए आपकी मृत्यु की जांच नहीं की जाएगी। आप अगले 72 घंटों तक मॉर्निंग स्टार ग्रह पर दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मरने पर सभी नॉन बाउंड जो बंधे नहीं हैं सामान गिर गए हैं। आपने ये सामान खो दिया है। डे ऑफ थीव्स मास्क, आपका एक्सपीरियंस पेनल्टी 300% है, इसलिए आपका लेवल 5 से गिरकर लेवल 3 हो गया है। खिलाड़ी को होम प्लैनेट बैटल जोन #2047 यानी पृथ्वी पर वापस भेजा जा रहा है। सिस्टम रिमार्क, लड़ाई के बीच में हाथ ऊपर उठाना। तुम्हारी नादानी मुझे अभी भी दंग कर देती है।
माया ने गिरे हुए मुखौटे और कपड़ों को देखा और उसे एक विचार आया। उसने निर्णायक रूप से अपने बाल छोटे काट लिए, चोर के कपड़े पहने, मुखौटा लगाया और जलती हुई इमारत से भागने की कोशिश की। इस बीच पृथ्वी पर, बच्चे, मैंने अपने अनगिनत वर्षों के अस्तित्व में कई मूर्ख देखे हैं, लेकिन तुम्हारी मूर्खता चौंकाने वाली है, दादाजी नोवा ने कहा। वे आरव के चुनाव से बहुत गुस्से में थे। आरव अपने बिस्तर के किनारे बैठा था, उसका सिर हाथों में था। अपनी ही नादानी पर उसके मन में गुस्सा बढ़ रहा था। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? आरव ने खुद से पूछा। आरव अनाड़ी था, नादान था, और उसने वह चुनाव किया जो उसकी अंतरात्मा ने उसे उस स्थिति में करने को कहा था, लेकिन ये साफ था कि वह सिग्मा के लिए अभी बहुत कच्चा था। नोवा जानता था कि आरव दिल का बहुत साफ है, लेकिन इस दुनिया में दुश्मन को 1 इंच की जगह देना भी भारी पड़ता है। आरव को अभी बहुत कुछ सीखना था, लेकिन उसकी एक खूबी थी, वह अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें दोबारा न दोहराने का जज्बा रखता था। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अपनी गलती मान लेना और उसे दोबारा न करना ही पूर्णता की ओर बने का सही तरीका है। लॉर्ड कमांडर सर, एक हत्या का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है। ये व्यक्ति आपके गृह से है, कृपया इसे देखें। एक भाड़े के सैनिक ने सफेद बालों वाले एक वृद्ध व्यक्ति को रिपोर्ट दी। उस बूढ़े व्यक्ति ने रिपोर्ट देखी और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस स्थिति से गर्वित भी था और क्रोधित भी। खेल के इतने शुरुआती चरण में मेयर की हत्या बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। मेरे शिष्य के लिए यह एक योग्य उपलब्धि है, लेकिन काम में इतनी लापरवाही कैसे हुई कि हित मारकर जारी हो गया। वह बूढ़ा व्यक्ति कमरे में टहलते हुए खुद से बदबदाया। तकनीकी रूप से वह कमरे में अकेला नहीं था। वह इस समय आकाशगंगा के नंबर 1 मर्सिनरी गिल्ड, रेड हैंड के मुख्यालय में खड़ा था। वहां ब्रह्मांड के सबसे प्रतिष्ठित भाड़े के सैनिक मौजूद थे, फिर भी हर कोई उस बूढ़े व्यक्ति के सामने सिर झुकाए खड़ा था। भले ही उसका स्तर केवल टियर 4 था, लेकिन उसने मात्र 1 महीने में वह कारनामे कर दिखाए थे जो बड़े बड़े देवता 1 दशक में भी नहीं कर पाते। इस व्यक्ति ने मर्सिनरी गिल्ड में तहलका मचा दिया था। वह केवल 1 महीने और 3 छोटे मिशनों में F रैंक से S रैंक पर पहुंच गया था, और अब उसका नाम ही पूरी आकाशगंगा में खौफ पैदा करता था। एक टियर 5 के शक्तिशाली योद्धा ने हकलाते हुए उस बुए से पूछा, क्षमा करे श्रीमान। हाँ बच्चे, बुए ने जवाब दिया। क्या आप उस हितमाकर के लक्ष्य को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? यह एक अच्छा मिशन है और यदि संभव हो तो मैं इसे अपने बेटे को सौंपना चाहता हूँ। टियर 5 के योद्धा ने पसीना पोंछते हुए पूछा। हाँ, वह बच्चा मेरा भतीजा है, मेरा शिष्य है और मेरा बच्चा है। मर्सिनरी गिल्ड अगले 72 घंटों तक उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। कोई उसके शरीर के एक बाल को भी हाथ नहीं लगाएगा। बुए ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन यह एक अच्छा मिशन है। हम ऐसे ही आसान पैसे नहीं छोड़ सकते। हमें, टियर 5 योद्धा ने विरोध करना चाहा, लेकिन बुए की आंखों में क्रूर चमक देखकर वह बीच में ही रुक गया। वह बूढ़ा व्यक्ति उस टियर 5 योद्धा के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में गहराई से झांकने लगा। एक शब्द और बोला, तो तुम और बच्चे पैदा करने की काबिलियत खो दोगे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि अफवाहें सच थी। ये बूढ़ा वही कुख्यात बॉलबस्टर था जिसने ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। उस योद्धा की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई और मामला सुलझ गया। रेड हैंड ग्रुप अब पृथ्वी पर एक अनाम व्यक्ति को सुरक्षा देने वाला था। इस बीच आरव ने अगले 3 दिन पृथ्वी पर यह सोचने में बिताए कि उसने कहाँ गलती की और उसे किन क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है। उसने अपने अग्नि मंत्रों का थोड़ा अभ्यास किया ताकि वह युद्ध में उनकी शक्ति से अधिक परिचित हो सके, और उसने तलवारबाजी का भी अभ्यास किया। पिछले जीवन में आरव एक ठीक-ठाक तलवारबाज था, लेकिन अपनी दुर्गति के बाद उसने अभ्यास छोड़ दिया था और एक आलसी ऑफिस कर्मचारी बन गया था। अभ्यास न करने के कारण उसकी तलवारबाजी शुरुआती स्तर से भी नीचे गिर गई थी। हालांकि आरव ने इसे काफी जल्दी दोबारा सीख लिया और कुछ घंटों के अभ्यास के बाद उसकी निपुणता में काफी सुधार हुआ। अच्छी बात यह थी कि उसके पास सिखाने के लिए नोवा था। वह न केवल स्पेल्स और युद्ध का ज्ञाता था, बल्कि एक बेहतरीन प्रशिक्षक भी था। चूंकि नोवा आरव के दिमाग को साझा कर रहा था, वह उसकी सोच की गलतियों को भी सुधार सकता था। इन 72 घंटों में आरव ने खुद को पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार कर लिया। अगली बार जब वह सिग्मा में लॉग इन करेगा, तो वह एक सतर्क मानसिकता और पैनीधार के साथ प्रवेश करेगा। आरव इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसकी जान पर 153 बार हमले की कोशिश की गई थी। मर्सिनरी गिल्ड के उस बुए ने न केवल उसे बचाया,
बल्कि उन सभी की क्रूर मृत्यु सुनिश्चित की जिन्होंने आरव को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। दूसरे दिन के अंत तक ये बात फैल गई कि आरव अछूत है और उसे गुप्त शक्तियों का संरक्षण प्राप्त है। 72 घंटे समाप्त होने के साथ आरव को दोबारा सिग्मा में प्रवेश की अनुमति मिल गई और उसका हिट ऑर्डर भी रद्द हो गया। इसका मतलब था कि आरव ने अनजाने में ही एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया था। अगर कोई हत्यारा पृथ्वी जैसे सोल बैरियर रहित क्षेत्र में आरव तक पहुंचने में कामयाब हो जाता तो उसकी मृत्यु स्थायी होती और आरव के लिए गेम ओवर हो जाता। 820 सिग्मा के भीतर वापस। आरव 3 दिन बाद सिग्मा लौटा और रोहित सिंगला से अपने पैसे वापस लेने के लिए तैयार था। विश्वविद्यालय में सेमेस्टर शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे थे और आरव शामिल होने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार नहीं करना चाहता था। रोहित सिंगला ने उसके लिए 10,07,000 स्वर्ण सिक्के जुटाने का वादा किया था। चूंकि 1 साल की ट्यूशन फीस ही 1 मिलियन थी, आरव के पास जरूरतों के लिए केवल 7,000 स्वर्ण सिक्के ही बचते। आरव को अच्छे कपड़े, कवच और हथियारों की जरूरत थी और फिर भी लंच के लिए कुछ पैसे बचाने थे। हालांकि आरव मानसिक रूप से एक वयस्क था जिसे विश्वविद्यालय में दिखावे की कम परवाह थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि पहले ही दिन से उसे कंगाल बच्चा मानकर समाज से अलग थलग कर दिया जाए। हालांकि ये सारी योजनाएं बाद की चिंताएं थीं क्योंकि फिलहाल उसे भुगतान आने का इंतजार करना था। आरव ने गुमनाम मैसेजिंग फोरम में लॉग इन किया और देखा कि क्या रोहित सिंगला ने उसे संदेश भेजा है। ये देखकर उसे बेहद राहत मिली कि रोहित सिंगला का संदेश आया था। काम हो गया, भुगतान कहाँ और कैसे भेजना है, इसका विवरण भेजें। आरव ने चैन की सांस ली और तुरंत सोचने लगा कि भुगतान कैसे प्राप्त किया जाए। तकनीकी रूप से वह मैसेजिंग ऐप के माध्यम से मनी ऑर्डर मांग सकता था, लेकिन अब 0.1% ट्रांजैक्शन फीस लेता, जो आरव को इस समय स्वीकार्य नहीं था। वह अब रोहित सिंगला से व्यक्तिगत रूप से भी नहीं मिल सकता था क्योंकि उसकी बेवकूफाना मौत के कारण उसका डैन ऑफ थीव्स वाला मुखौटा उतर चुका था। अब आरव के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, एक बैंक खाता खोलना और गौतम से उस खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहना। इस तरह न केवल वह खाते में रखे पैसों पर ब्याज कमा सकता था, बल्कि ट्रांजैक्शन फीस से भी बच सकता था और जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड भी जारी करवा सकता था। यही सोचकर आरव सीधे ब्लैकलेक सिटी स्थित 7 गैलेक्सीज बैंक के कार्यालय गया। बैंक जाते समय उसने आखिरकार मेयर की मौत के बाद के असर को नोटिस करना शुरू किया। शहर पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में था। पुलिस बेतरतीब ढंग से राहगीरों की तलाशी ले रही थी और आरव ने कैदी गाड़ियों को डैन ऑफ थीव्स के सदस्यों से भरा हुआ देखा। ऐसा लग रहा था कि आरव ने उस संगठन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। आरव समझ नहीं पा रहा था कि वह इस स्थिति पर हंसे या रोए, क्योंकि जहां संगठन के निर्दोष सदस्यों को पुलिस बेरहमी से पीट रही थी, वहीं आरव चुपचाप उनके गश्ती दल के पास से एक सामान्य नागरिक की तरह निकलकर बैंक में दाखिल हो गया। आरव ने सोचा कि क्या वह वैम्पायर माया, जिसे बचाना उसकी नियति थी, हवेली से जिंदा बच निकली होगी। लेकिन पता लगाने का कोई जरिया न होने के कारण दादाजी नोवा ने आरव को सलाह दी कि वह इस बात को दिल पर न ले और केवल अपने काम पर ध्यान दे। 7 गैलेक्सीज बैंक बिल्कुल वैसा ही था जैसा निशान पॉटर की फिल्मों में जादुई दुनिया के बैंकों को दिखाया जाता था। यह एक विशाल इमारत थी जिसे बेहतरीन कपड़ों से सजाया गया था और बाहर सुरक्षा के लिए ताकतवर ऑक्स तैनात थे। इमारत के भीतर हजारों सुसंस्कृत गोबलिन्स सूट और चश्मा पहनकर काम कर रहे थे और सोने, चांदी और कांसे के एक एक सिक्के की गिनती कर रहे थे। वहां ऋण विभाग, जमा निकासी विभाग, लॉकर विभाग, स्वागत कक्ष और नया खाता खोलने का विभाग था। आरव नया खाता खोलने वाले विभाग की ओर बढ़ा और तुरंत अपने सबसे खूंखार दुश्मनों में से एक को लाइन में अपने आगे इंतजार करते देखा, जिसने आरव को भी तुरंत पहचान लिया। अरे वाह, धरती का गोल्डन बॉय साक्षात यहाँ कितना रोमांचक है, भानु गुप्ता ने आरव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। भानु गुप्ता वही कचरा था जिसने पिछले जीवन में दिया को रिझाया था। वह वही व्यक्ति था जिसे यूनिवर्सल क्वीन द्वारा ए रैंक का मूल्यांकन मिला था और वह पृथ्वी की नई पीढ़ी का सबसे महान योद्धा बनने की राह पर था, एक ऐसा पद जो शुरू में आरव का माना जाता था। वर्तमान में आरव अभी भी पृथ्वी का गोल्डन बॉय था, पृथ्वी के रक्षक अर्जुन राजपूत का छोटा भाई और एक होनहार भविष्य जिससे मानवता को उज्जवल कल की उम्मीद थी। पिछले जीवन में आरव के आत्मविश्वास और गर्व को तोड़ने के पीछे भानु एक बड़ा कारण था और लंबे समय तक आरव ने उससे नफरत की थी। हालांकि अब परिपक्व होने और यह महसूस करने के बाद कि इसमें भानु से ज्यादा दिया की गलती थी, आरव ने बड़ा दिल दिखाने और खेल से नफरत करने, खिलाड़ी से नहीं, का फैसला किया।
अपनी नफरत को दबाते हुए आरव ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते भानु। आरव की अक्का देखकर मन ही मन हंसा और अपनी वीरता की डींगे मारने लगा। मानता हूं कि यहाँ बैंक खाता खोलने आए हो। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी से यही उम्मीद थी। खेल के इस शुरुआती चरण में 7 गैलेक्सीज बैंक में खाता खोलने के लिए जरूरी 100 स्वर्ण सिक्कों की न्यूनतम राशि हर कोई नहीं जुटा सकता। मुझे लगा था कि आज मैं यहाँ अकेला होऊंगा, लेकिन मैं गलत था। भानु की हिम्मत आरव को चिढ़ा रही थी। या तो उसका सुंदर चेहरा या उसके बात करने का कष्टप्रद तरीका। आरव को उस पर गुस्सा न करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। बिल्कुल, आरव ने दांत पीसते हुए कहा। वह इस बातचीत को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। खैर, मैंने अविश्वसनीय 10,000 स्वर्ण सिक्के जुटा लिए हैं। इसका मतलब है कि मैं इस बैंक का ब्रॉन्ज मेंबर कांस्य सदस्य बन सकता हूँ। इसका फायदा यह है कि जब भी बैंक गोल्ड रैंक से नीचे की किसी वस्तु या संपत्ति की नीलामी करेगा तो मुझे सूचित किया जाएगा और ब्रह्मांड की सभी शाखाओं में मुझे ब्रॉन्ज लाउंज का मुफ्त एक्सेस मिलेगा। तुम किस तरह की मेंबरशिप लेने वाले हो? निश्चित रूप से पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सिल्वर मेंबरशिप के लिए प्रयास करेगा, जिसके लिए 1 लाख स्वर्ण सिक्कों की जरूरत होती है ना? क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं इस मेंबरशिप इंटरव्यू को लाइव स्ट्रीम करूं ताकि पूरी धरती हमारे गोल्डन बॉय की महिमा देख सके? भानु के चेहरे पर एक दुष्टता भरी मुस्कान थी। ये साफ था कि वह जगह मोल लेने की कोशिश कर रहा था और आरव के सब्र का बांध टूट गया। आरव यहाँ किसी को नीचा दिखाने की प्रतियोगिता के लिए नहीं आया था, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष उसके सामने अपनी शेखी बघारना चाहता था तो उसे दिखाना जरूरी था कि असल में बाप कौन है। जरूर, आरव ने बेपरवाही से कहा। भानु आरव की इस अक्का पर फुफकारा। केवल वही जानता था कि उसने 340 स्वर्ण सिक्के कितनी मुश्किल से कमाए थे। पिछले कुछ हफ्तों में उसने जो कुछ भी कमाया था वह कुल जमा पूंजी थी और बाकी के पैसे उसने एक चंदा के जरिए जुटाए थे ताकि वह ब्रॉन्ज मेंबरशिप की सूची तक पहुंच सके और अपने निवेशकों के साथ जानकारी साझा कर सके। उसने न केवल 1 साल में पैसे वापस करने का वादा किया था, बल्कि 7% वार्षिक ब्याज देने का भी वादा किया था। यही कारण था कि भानु को विश्वास था कि आरव यहाँ एक सामान्य सदस्यता से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक वह भी उधार न ले, खेल के इस पड़ाव पर किसी के पास 1000 से ज्यादा स्वर्ण सिक्के होना असंभव था। उसने मानने से इनकार कर दिया। वह आरव को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि गोल्डन बॉय एक बधा जाकर पेश किया गया व्यक्ति है जिसकी अपनी कोई काबिलियत नहीं है और वह केवल अपने सफल भाई की लोकप्रियता के सहारे जी रहा है। भानु को लगता था कि वह खुद एक मेहनती इंसान है और उसे पृथ्वी का गोल्डन बॉय होना चाहिए था। वह उस सम्मान और ध्यान का भूखा था जो आरव को मिलता था। इसलिए जब आरव की छवि खराब करने का मौका मिला तो भानु इसे एक सार्वजनिक तमाशा बनाना चाहता था। वह कम ही जानता था कि आरव वह इंसान नहीं था जिससे उलझने की वह हिम्मत कर सके।